ਹੈਲੋ एवरीवन ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸੀਸੈਟ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ वन बाय वन, ठीक है। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਫ 68 ਲੀਟਰ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਵਾਸ ਐਡਡ ਟੂ 3/7 alcohol to water solution, the ratio of alcohol and the water in the resulting solution becomes 7:5। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 7:5, 7:5। what is the volume of the original solution? ਜਿਹੜਾ original solution ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ original solution ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ किस रेशियो च हैगी मेरे को एल्कोहल ते वाटर 3:7। 3 रिप्रेजेंट एल्कोहल, 7 रिप्रेजेंट वाटर, एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ 68 ਲੀਟਰ ਐਲਕੋਹਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਡ ਐਲਕੋਹਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਦੈਨ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਐਲਕੋਹਲ ਤੇ ਵਾਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ 7:5। what is the volume of the original solution? ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਕਸਚਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਐਲਕੋਹਲ ਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ठीक है। तो वाटर सेम दा सेम होएगा। इत्थे वाटर कितना सीगा मेरे को एल्कोहल रेशियो वाटर इज 5, यानी कि रेशियो के अंदर 7:5 में वाटर कंटेंट इज 5 एंड द एल्कोहल इज 7। एंड इन दिस रेशियो जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था इसमें वाटर जो है ये 7 है। वाटर दोनों रेशियोज में वाटर को इक्वल करना है, तो दोनों रेशियोज में वाटर वैल्यू इक्वल करने के लिए मैं इस रेशियो को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करता हूं 5 से। मैं इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास रेशियो क्या बन जाएगी 5 × 3 15, 5 × 7 35। ये मेरे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन जो था उसमें जो रेशियो थी उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो रेशियो मेरे पास 15:35 बन गई। नाउ इस रेशियो को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं, why 7? क्योंकि इस वैल्यू इस रेशियो के अंदर जो वाटर था वो 7 था, तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 × 7 49, 7 × 5 35। मेरे पास ये आ गया। 68 लीटर एल्कोहल ऐड करने से पहले रेशियो 15:35 थी और बाद में जो ऐड करने के बाद मेरे पास रेशियो 49:35 होगी। वाटर में कोई चेंज नहीं था, तो दोनों रेशियोज के अंदर जो वाटर की रेशियो है 35 ही है, वाटर इक्वल है। नो अब मेरे पास एल्कोहल में कितना चेंज आ रहा है, यहां एल्कोहल 15 है, यहां एल्कोहल 49 है। एल्कोहल में कितना चेंज है 49 - 15 कितना हो गया 34, यानी कि मेरे पास 34 लीटर। अगर हम लेट कर लेते हैं लीटर्स में तो मेरे पास एल्कोहल जो है वो 34 इंक्रीज हो रहा है। लेकिन मैंने कितना इंक्रीज किया था, मैंने कितना ऐड किया था एल्कोहल 68। इस 34 को 68 बनाने के लिए मैं किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, इस 34 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास वैल्यू 68 बन जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है मैं अपनी दोनों रेशियोज को भी सेम, जो मेरे पास ये 2 है इनसे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 49 × 2 कितना हो गया 98 हो गया, 35 × 2 कितना हो गया 78 हो गया, 70 हो गया। मेरे पास ये आ गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे। लेकिन मुझे ओरिजिनल सॉल्यूशन निकालना था, ओरिजिनल सॉल्यूशन यहां था, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 2 30 हो गया, 35 × 2 70 हो गया। तो व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज 30 + 70 = 100 लीटर। यानी कि स्टार्टिंग में मेरे पास जो सॉल्यूशन था वो 100 लीटर का था, उसके अंदर मैंने 68 लीटर अल्कोहल ऐड कर लिया, तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई दैट इज 168 आ गई। दोनों को ऐड करूंगा 168 आ जाएगा। तो इट मीन व्हाट इज माय आंसर, ऑप्शंस 100 लीटर, सी ऑप्शन इज द आंसर। बोला ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, हमारे पास स्टार्टिंग में जो अल्कोहल और वाटर की रेशियो थी दैट इज 3:7 और इसके अंदर हमने 68 लीटर जो था वो अल्कोहल ऐड किया और ऐड करने के बाद जो रेशियो आ गई दैट इज 7:5 आ गई। अब मेरे पास इसने क्वेश्चन क्या पूछा था एग्जामिनर ने कि जो स्टार्टिंग में मेरे पास सॉल्यूशन है 3:7 अल्कोहल वाटर मिक्सचर, उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों के अंदर जो वाटर वाली रेशियो थी वो इक्वल बना ली। कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, रेशियो आ गई मेरे पास 15 रेशियो
कितनी थी मेरे पास 35 आ गई, और इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 49:35 आ गई, दोनों में वाटर इक्वल हो गया। मैंने अल्कोहल के अंदर चेंज देखा, यहां अल्कोहल 15 था, यहां अल्कोहल 49 था, जो चेंज था वो 34 लीटर्स का था, 34 डिफरेंस था। इस 34 को 68 बनाने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास 34 इंटू 2 68 हो गया। सेम वैल्यू 2 से मैं अपनी इस रेशियो को मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 इंटू 2 30 एंड 35 इंटू 2 70, यानी कि स्टार्टिंग में मेरे पास जो टोटल सोल्यूशन था दैट इज 100, एंड आउट ऑफ 100 30 इज अल्कोहल एंड 70 इज वाटर। देन व्हाट इज माय आंसर? द आंसर इज 100 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2. A shopkeeper sell vegetable at a profit of 10% and uses weights that is 20% less than the marked weight, यानी कि false weight का यूज कर रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने फॉल्स वेट के लिए आपको बताया था कि हम फॉल्स वेट जो है वो कैसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, हम अपने स्टैंडर्ड वेट जो है वो 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं अपने स्टैंडर्ड वेट 1000 ग्राम्स जो है वो लेट कर लिया, तो इसने क्या कहा था कि यूजेस 20% लेस, यानी कि 1000 ग्राम्स के पीछे 20% लेस। व्हाट इज द 20% ऑफ 1000? 20% ऑफ 1000 इज 800 ग्राम्स, सॉरी 200 ग्राम्स, यानी कि 1000 ग्राम्स के पीछे 200 ग्राम्स जो है वो कम वेट जो है वो मेजर कर रहा है शॉपकीपर। ठीक है, तो कितना मेजर कर रहा होगा वो? 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 800 ग्राम्स, यानी कि जो 1 kg, अगर कोई 1 kg की जो कोई आइटम है उसको वो कितना मेजर करके सेल कर रहा है? 800 ग्राम्स सेल कर रहा है। ठीक है, नाउ इन दिस क्वेश्चन मुझको प्रॉफिट भी गिवन था 10% प्रॉफिट। व्हाट इज प्रॉफिट? मैंने प्रॉफिट के बारे में कहा था इंक्रीज, तो 10% प्रॉफिट मीन 10% इंक्रीज, यानी कि 1.1, 10% इंक्रीज यानी कि 1.1। इन दिस केस मैं अपनी क्वांटिटी को 1.1 यानी कि इंक्रीज कर लूंगा, जो प्रॉफिट पार्ट होगा वो मैं कॉस्ट क्वांटिटी के अंदर ऐड करूंगा, तो इसका 10% कितना हो गया? 100 ग्राम्स, एंड 100 ग्राम्स इसमें ऐड करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1100 ग्राम्स हो जाएगा। नाउ मेरा क्वेश्चन क्या बन गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1100 ग्राम्स। ये 1100 कैसे आया था? हमने टॉपिक के अंदर डिटेल में किया था कि 1000 ग्राम्स में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, या कॉस्ट क्वांटिटी के अंदर हम एक तो प्रॉफिट ऐड करते हैं, या फिर कई बार हमें इंप्योरिटीज गिवन होती हैं तो हम यहां पे इंप्योरिटीज ऐड करते हैं। बट इन दिस क्वेश्चन मुझे इंप्योरिटीज नहीं गिवन थी, प्रॉफिट गिवन था, तो मैंने 10% प्रॉफिट अपनी कॉस्ट क्वांटिटी में ऐड किया, मेरे पास 1000 ग्राम से वो 1100 ग्राम्स आ गया, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 800 ग्राम्स। सेलिंग क्वांटिटी के अंदर हम क्या करते हैं? जो भी वेट, जितना वेट वो कम मेजर कर रहा है उसको हम माइनस कर लेते हैं, तो 1000 ग्राम्स में से मैंने 20% माइनस कर लिया, रिमेनिंग वेट मेरे पास 800 ग्राम्स आ गया। नाउ इन दिस क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन ये बन गया, नाउ प्रॉफिट कितना हो गया उसका? द एक्चुअल प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वैल्यूज, दैट इज 800 और 1100 में डिफरेंस कितना है? 300 grams divided by selling quantity. What is the selling quantity? 800. So 300 upon 800, 3 upon 8. Now, what is 3 upon 8? What is 1 upon 8? 1 upon 8 को 3 से multiply कर लेते हैं। 1 upon 8 is 12.5 into 3, that is 37.5%, यानी कि द एक्चुअल प्रॉफिट, द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय हिम इज 37.5%। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राहुल ट्रेवल बाय हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 50 km/h for the first half of his journey, first half time of his journey। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हाफ टाइम, ये टाइम वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में। ठीक है, जर्नी, एंड 25 km/h फॉर द हाफ ऑफ द रिमेनिंग टाइम, जो रिमेनिंग टाइम है उसका हाफ टाइम, उसकी स्पीड कितनी थी? 25 km/h। ठीक है, एट 12.5 km/h फॉर द half of the remaining time of the journey, ठीक है, and so on until he complete his journey. What is the approximately average speed of the car?
तो एवरेज स्पीड में मैंने क्या कहा था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन हम क्या करते हैं, अपना टाइम लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल टाइम इज इक्वल टू 1 आवर। मैंने अपना टोटल टाइम 1 आवर 60 मिनट सेलेक्ट कर लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता था कि क्वेश्चन में था हमारे पास जो फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम है, फर्स्ट हाफ ऑफ द टाइम यानी कि 1 आवर का हाफ, दैट इज 30 मिनट्स। हमारे पास टाइम है 30 मिनट्स, फर्स्ट 30 मिनट्स उसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज कितनी थी हमारे पास स्पीड, 50 किलोमीटर पर आवर। हमारी स्पीड जो थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर, हमने कॉमनली ऊपर लिख लिया। ठीक है, नाउ उसके बाद हमारे पास क्या था, अब रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, अगर टोटल जर्नी के लिए हमने टोटल टाइम लेट किया था 1 आवर, जिसमें से 30 मिनट स्पेंड हो चुके हैं, रिमेनिंग टाइम रह गया 30 मिनट्स। अब रिमेनिंग टाइम का हाफ कितना हो गया, 15 मिनट, यानी कि नेक्स्ट 15 मिनट में उसकी स्पीड कितनी थी, दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। नाउ स्पीड इज 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, टोटल 1 आवर था, 30 मिनट्स यहां चले गए, 15 और चले गए, रिमेनिंग टाइम इज 15 मिनट्स। नाउ इस 15 मिनट्स का हाफ कितना हो जाएगा, दैट इज 7.5 मिनट्स। अब उसकी स्पीड कितनी है, 12.5 किलोमीटर पर आवर एंड सो ऑन। ये ऐसे ही चलता जाएगा जब तक उसकी जर्नी जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो गया, टाइम मुझे गिवन था, डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है मेरे पास 50, टाइम है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हम आवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 आवर लिख लेते हैं। तो स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 50 इज इक्वल टू 25 किलोमीटर। मेरे पास डिस्टेंस आ गया। सेकेंड केस में मेरे पास क्या था, टाइम था 15 मिनट्स, इसको अगर मैं आवर्स की फॉर्म में लिख दूं तो 15/60 यानी कि कितना हो गया 1/4। एंड टाइम कितना था, स्पीड कितनी थी मेरे पास 25, टाइम कितना है 1/4, डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास 1/4 इंटू 25, डिस्टेंस इज 25/4। फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रहने देते हैं। ठीक है, थर्ड मेरे पास क्या था, मेरे पास अब स्पीड थी 12.5 और टाइम कितना है 7.5, 7.5/60 कटिंग करूंगा, मेरे पास 1/8 आ जाएगा। तो मेरे पास यहां पे कितना हो जाएगा 7.5/60 1/8, तो मेरे पास यहां पे आ गया 1/8 इंटू 12.5, ये आ गया। कटिंग कर लेते हैं, इसमें कितना हो गया मेरे पास, पॉइंट हटाया नीचे 10 आ गया, 25 मतलब 5 पे कटिंग करते हैं, 25 आ गया 5 2 का, तो मेरे पास कितना हो गया 25/6, ये आ गया मेरे पास 25/16 आ गया। बोलो ठीक है, यानी कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, मुझे टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। टोटल टाइम तो मेरे पास 1 आवर है, मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मेरे पास टोटल डिस्टेंस हो गया। अगर मैं डिस्टेंस का टोटल करता हूं, सबसे पहले मेरे पास 25 था, फिर मेरे पास 25/4 था, फिर मेरे पास 25/16 था, प्लस डैश 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 डैश। दिस इज द टाइम, सॉरी दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में टोटल करते हैं कितना हो जाएगा, अगर मैं समय से 25 कॉमन ले लेता हूं, मेरे पास क्या रह गया 1 + 1/4 + 1/16 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी, दिस वन। तो ये मेरे पास जो है ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसमें एडिशन किसके इक्वल होती है, अगर मेरे पास जीपी क्या होती है ये बताता हूं। अगर रेशो बिटवीन द टर्म्स भी सेम, रेशो अगर सेम है, रेशो क्या होती है, दिस अपॉन दिस, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज 1/4। 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4 इज अगेन मेरे पास 1/4 आ जाएगा। यानी कि दिस अपॉन दिस इज 1/4, दिस अपॉन दिस इज 1/4। तो मेरे पास जो रेशियो है टर्म्स की दैट इज सेम, तो इसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एंड इसका सम किसके इक्वल होता है, सम इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय
1 माइनस कॉमन रेशियो, जो इसके बीच में रेशियो होगी कॉमन रेशियो, ये मेरे पास सम होगा। तो दिस इज इक्वल टू 25 ब्रैकेट से बाहर था, एज इट इज लिख लिया। 1 मेरे पास फर्स्ट टर्म कितनी थी, फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस व्हाट इज द कॉमन रेशियो, दैट इज 1/4, जो मैंने ये कैलकुलेट की थी। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/4, दैट इज ये कितना आ गया 3/4, 4 ऊपर चला गया। 25 into 4/3 is total distance, 25 into 4 is 100, 100/3 मेरा total distance आ गया, मीटर या जो भी मुझे गिवन था। Now what is the average speed? Now average speed is equal to total distance divided by total time. Average speed is equal to total distance. What is my total distance? That is 100 divided by 3, and what is the total time? That is 1 hour. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया 100/3, दैट इज इक्वल टू 33 1/3 किलोमीटर पर आवर। अगर ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर पर आवर इज माय एवरेज स्पीड, ठीक है। आंसर चेक कर लेते हैं, व्हाट इज द आंसर, क्या है आंसर हमारे पास। ऑप्शंस, फर्स्ट ऑप्शन 50 किलोमीटर पर आवर, सेकंड ऑप्शन इज 33 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द आंसर, क्योंकि इसने कहा था व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो अप्रोक्सीमेट स्पीड इज 33 किलोमीटर पर आवर, कांट बी डिटरमाइन इज नॉट द आंसर, 25 किलोमीटर पर आवर इज नॉट द आंसर, 50 किलोमीटर पर आवर इज नॉट द आंसर। बोलो ठीक है। फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या किया था हमने इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने क्या किया कि अपनी जो टाइम था उसको मैंने लेट कर लिया 1 आवर, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं टाइम, चलो सबसे पहले हमने टोटल टाइम को लेट कर लिया 1 आवर। उसके बाद हमने क्या किया कि जो इसका हाफ था, यानी कि फर्स्ट हाफ टाइम, उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी। व्हाट इज द डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम, 50 इंटू हाफ इज 25। नेक्स्ट क्या था, अब रिमेनिंग टाइम कितना रह गया मेरे पास सेकंड केस के लिए, रिमेनिंग टाइम इज हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा 1/4, और मेरी स्पीड कितनी थी 25, तो व्हाट इज द डिस्टेंस 25/4, स्पीड इनटू टाइम, मेरे पास डिस्टेंस आ गया 25/4। थर्ड टाइम क्या था मेरे पास, अब रिमेनिंग टाइम कितना रह गया मेरे पास, हाफ चला गया, यानी कि 30 मिनट्स चले गए, 30 के बाद मेरे पास रिमेनिंग टाइम रह गया 30 मिनट्स, रिमेनिंग टाइम का भी हाफ किया 15 मिनट, रिमेनिंग टाइम कितना रह गया मेरे पास 1/4 रह गया। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका हाफ हो जाएगा 1/8, और मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी 12.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस नाउ, द डिस्टेंस इज 12.5 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे 25/16 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। अब नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था सबसे पहले 25 प्लस 25/4 प्लस 25/16 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी, कोई एंड नहीं है मेरे पास, ठीक है। देन यहां पे मैंने आपको एक चीज, नई चीज बताई है कि अगर मैं इन सब में से 25 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 + 1/4 प्लस 1/16 प्लस डैश 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 अप टू इंफिनिटी। अब इसका टोटल कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, ये एक नई चीज थी। तो इनका टोटल कैसे करना है, उसके लिए मैंने क्या देखा कि ये जो मेरे पास सीरीज बनी है, इस सीरीज में मेरे पास जो टर्म्स हैं उनकी रेशियो में क्या सेम है। रेशियो कैसे चेक करते हैं, इसको हम अपनी फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, इसको हम अपनी सेकंड टर्म, इसको हम अपनी थर्ड टर्म मान लेते हैं, ठीक है। रेशियो कैसे चेक करनी है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, 1/4 डिवाइडेड बाय 1, तो मेरे पास रेशियो जो थी वो मेरे पास 1/4 आ गई। अब थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड करो, 1/16 डिवाइडेड बाय 1/4, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास वो भी 1/4 आ जाएगी, यानी कि रेशियो जो है वो सेम चल रही है। अगर रेशियो सेम है तो इसको हम कहते हैं जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। तो जीपी सीरीज में सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स का फार्मूला होता है फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, मैंने पहले भी लिखवाया था, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय, दिस इज माई फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो, जो रेशियो है मेरे पास
कॉमन रेशियो। तो इन दिस केस मेरे पास फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन 1 माइनस रेशियो इज 1/4। इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एलसीएम आ गया 4, 4 ऊपर चला गया, 4/3 आ गया। और ब्रैकेट से बाहर मेरे पास क्या था, 25 था, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरा टोटल डिस्टेंस 100 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 3। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड किसके इक्वल होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एंड मेरा टोटल डिस्टेंस जो था वो 100/3 कैलकुलेट हुआ है। एंड टाइम मैंने लेट किया था, यहाँ पे कितना टाइम लेट किया था, 1 आवर डिवाइडेड बाय 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास 33.33 किलोमीटर पर आवर जो है वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। A teacher purchased a certain number of toffees on 26 January. He gave these toffees to children Ricky, Mickey, and Tricky. On that day, he gave Ricky 2 toffees more than 1/3. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/3 of the toffees he purchased। यानी कि 1/3 का मतलब है कि उसके पास जितनी भी टॉफीज होंगी वो 3 का मल्टीपल होंगी। जितनी भी टॉफीज हैं वो क्या है, मेरे पास 3 का मल्टीपल है। चलो अब यहां से हम क्वेश्चन के बाद हम ऑप्शंस पे चलते हैं। मेरे पास एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इसको बाद में कंसीडर करेंगे। मेरे पास एक ऑप्शन है 68, क्या ये 3 का मल्टीपल है? 8 + 6 14, नो, दिस वैल्यू इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। फर्स्ट ऑप्शन है 135, 5 + 3 8 + 1 is 9, yes this option is multiple of 3, this option is multiple of 3। either ऑप्शन A, B या D, C ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे कौन था हमारे पास, रिक्की। रिक्की को उसने कितनी टॉफीज दी हैं, कहता 2 टॉफीज प्लस 1/3 ऑफ द टोटल टॉफीज। जितनी जो मेरी ऑप्शन है, ऑप्शन को 3 से डिवाइड कर दो, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टॉफीज प्लस 2 एक्स्ट्रा टॉफीज। इतनी टॉफीज उसने पहले बच्चे को दी है, रिक्की को। उसके बाद क्या किया उसने, टू मिक्की ही गेव 3 more than 1/4 ऑफ द रिमेनिंग टॉफीज। वर्ड रिमेनिंग टॉफीज। अब टोटल टॉफीज में से अगर मैं रिक्की की टॉफी माइनस कर लेता हूं तो जो रिमेनिंग टॉफीज हैं उस रिमेनिंग का 1/4 प्लस 3 एक्स्ट्रा टॉफीज, इतनी टॉफीज उसने किसको दी है, मिक्की को दी है। उसके बाद आगे क्या कहा इसने, टू ट्रिकी ही गेव 4 टॉफीज मोर देन 1/5 ऑफ द टॉफीज लेफ्ट विद हिम आफ्टर गिविंग मिक्की। अब मिक्की को देने के बाद जो रिमेनिंग टॉफीज रहेगी उस रिमेनिंग का 1/5, रिमेनिंग का 1/5 प्लस 4 एक्स्ट्रा टॉफीज, ये इतनी टॉफीज उसने किसको दी है, ट्रिकी को दी है। नाउ क्वेश्चन क्या था मेरे पास, अब आफ्टर गिविंग टू मिक्की फाइनली ही लेफ्ट विद 32 टॉफीज। फाइनली उसके पास कितनी टॉफीज रिमेनिंग रहेगी, 32 टॉफीज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर ऑफ टॉफीज टीचर परचेज्ड। टोटल नंबर ऑफ टॉफीज टीचर ने कितनी परचेज की थी, आइदर ए ऑप्शन या मेरे पास बी ऑप्शन। सबसे पहले ए ऑप्शन को पुट करते हैं अपनी इस कंडीशन में। 135, यहां 135 पुट करते हैं तो 135 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 45 प्लस 2 एक्स्ट्रा इज इक्वल टू 47 टॉफीज। यानी कि रिक्की को हमने 47 टॉफीज दे दी। ठीक है, अब रिमेनिंग टॉफीज कितनी रहेगी मेरे पास, मेरे पास रिमेनिंग रहेगी 135 माइनस 47 इज 88, 135 माइनस 47 कितना रहेगा मेरे पास, 35 चला गया, 12 और माइनस करना 88, बिल्कुल ठीक है। अब 88 टॉफीज का 1/4, 88 रिमेनिंग डिवाइडेड बाय 4, 88 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 कितना हो गया ये मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 22 प्लस 3 इज 25। बोला ठीक है, 25 टॉफीज हमने किसको दे दी, मिक्की को दे दी। इसको हमने कितनी दी थी, 47 दी थी। अब 25, 88 में से 25 माइनस कर लो, कितना रह जाएगा, 88 माइनस 25 मेरे पास कितना रह गया, 63 रह गया। बोला ठीक है, 63 रह गया। नाउ 63 इज डिविजिबल बाय 5, नो, मेरे पास टॉफीज फ्रैक्शन में बचेंगी। 63 is not the multiple of 5 क्योंकि 63 upon 5 करना पड़ेगा।
इट मीन मेरे पास 135 इज नॉट द आंसर। या तो आंसर मेरे पास 99 होगा या नन ऑफ दीज होगा। 99 से चेक कर लेते हैं, अगर 99 सेटिस्फाई कर गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं नन ऑफ दीज को टिक कर जाऊंगा। ठीक है, तो 99 लेते हैं यहां पे हम, कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको इरेज कर लेते हैं। ओहो, चलो मेरे पास अब क्या है, मेरे पास 99 टॉफीज ले ली मैंने, कितना आ गया 99 डिवाइडेड बाय 3 इज 33 प्लस 2 35, यानी कि हमने रिकी को 35 टॉफीज दे दी। 99 में से 35 माइनस करते हैं, रिमेनिंग कितना रह गया, 99 माइनस 35 मेरे पास रह गया कितना रह गया, 64 रह गया। अब 64 डिवाइडेड बाय 4, 64 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया मेरे पास, 16 आ गया। 16 प्लस 3 19 टॉफीज हमने मिकी को दे दी, 19। अब रिमेनिंग कितनी रहेगी मेरे पास, 64 में से 19 माइनस कर लेते हैं, कितनी रहेगी मेरे पास, 45 रहेगी, 45। नाउ 45 डिवाइडेड बाय 5 कर लेते हैं, हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। 9 प्लस 4 यानी कि 13 टॉफीज हमने ट्रिकी को दे दी, 13। अब रिमेनिंग कितनी रहेगी मेरे पास, दैट इज 45 माइनस 13, दैट इज इक्वल टू 32। यस, मुझको भी 32 ही गिवन था कि इन तीनों बच्चों को टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद रिमेनिंग टॉफीज टीचर्स के पास 32 रह जाती हैं। इट मीन 99 जो मेरी ऑप्शन थी, बी ऑप्शन, वो सेटिस्फाई करेगी, तो 99 इज द आंसर। बोला ठीक है, तो ऑप्शन ज्यादा बेटर थी, एक्स लेके सॉल्व करते तो लेंथी हो जाता और क्वेश्चन उलझ जाता। ठीक है, तो बेटर ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। 2 pipes which can fill an empty tank in 12 hours and 15 hours are opened at 10 AM and 1 PM। पहली पाइप को मैंने 10 AM पे ओपन किया, सेकंड को मैंने 1 PM पे ओपन किया रिस्पेक्टिवली ऑन अ सर्टेन डे। अ लीकेज सिचुएटेड एट 1/4 ऑफ द हाइट ऑफ द टैंक दैट कैन एम्प्टी द टैंक इन 20 आवर्स। जो लीकेज थी वो पूरे टैंक को 20 आवर्स में एम्प्टी कर रही थी। वाज ऑब्जर्व टू बी ओपन एट 6 PM। लेकिन हमें लीकेज के बारे में कब पता लगा, 6 PM पे, एंड वॉज इमीडिएटली क्लोज्ड, और मैंने लीकेज को बंद कर दिया। एट व्हाट टाइम वुड द टैंक बी फुल, कितने बजे जो टैंक है वो फुल होगा। बोलो ठीक है, क्वेश्चन में मेरे पास एक 12 है, 15 है, 20 है, 12 है, 15 है और 20 है, तो मैंने तीनों का एलसीएम ले लिया। मेरा टोटल वर्क हो गया 60 यूनिट्स, या फिर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 60 लीटर। लेट कर लो, हमने क्या किया था, सबसे पहले जो भी टाइम था उसका हम एलसीएम ले लेते थे, दैट इज द टोटल वर्क आ गया मेरे पास। चलो अब ये टोटल वर्क आ गया, मान लो ये मेरे पास टैंक है, इस टोटल वर्क यानी कि टोटल कैपेसिटी 60 यूनिट की कैपेसिटी है इसके अंदर, और जो लीकेज है वो कौन से पॉइंट पे है, द लीकेज एट 1/4। तो व्हाट इज द 60 का 1/4 कितना हो जाएगा, 15 यूनिट्स। यानी कि मान लो लीकेज इस पॉइंट से है, यहां पे लीकेज है, तो 1/4 हाइट के ऊपर लीकेज है, तो बिलो मेरे पास जो कैपेसिटी रह जाएगी वाटर की या टैंक की, दैट इज 15, और जो अबव है दैट इज 45। टोटल 60 यूनिट्स वाटर आ गया, 60 लीटर आ गया। ठीक है, नाउ अब सबसे पहले हमने क्या किया था, पाइप जो फर्स्ट पाइप है उसका नाम हम ए रख देते हैं। द पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स। इसकी 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल डिवाइडेड बाय 12, 5 यूनिट्स। जो पाइप बी है इसका 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, दैट इज इक्वल टू 4 यूनिट्स। और जो पाइप सी है जिसको हम लीकेज पाइप की बात करते हैं, उसका क्या है, वो 20 आवर्स में पूरे के पूरे टैंक को एम्प्टी कर रही है, तो 60 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। ये तीनों पाइप्स का 1 आवर वर्क आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा था, सबसे पहली पाइप जो ए पाइप है वो मैंने 10 AM पे ओपन कर दी। ठीक है, और जो पाइप बी है वो मैंने 1 PM पे ओपन की है। तो 10 PM पे जब हमने उसको ओपन किया तो 10 to 1 हमारे पास कितने आवर्स हो गए,
11, 12 एंड 1, 3 घंटे हो गए। तो पाइप ए ने 3 घंटे में कितना वाटर फिल किया होगा टैंक के अंदर? पाइप ए जो है वो 1 घंटे में 5 यूनिट्स फिल करती है, तो 3 घंटे में उसने कितना वाटर फिल किया होगा पाइप ए ने? दैट इज 15 यूनिट्स। यानी कि 3 घंटे में 1 PM तक हमारे पास यहां तक पानी भर गया, ये अप टू लीकेज तक। तो पहले 3 घंटे में सिर्फ 3 आवर्स में ओनली पाइप ए ने वर्क किया और उसने 15 यूनिट्स टैंक के अंदर फिल कर दिए। अब इसके बाद हमारे पास 1 PM के बाद अब हमारे पास पाइप ए एंड पाइप बी दोनों एक साथ फिल कर रही हैं टैंक को। अब ड्यू टू लीकेज पाइप सी भी अपना काम एक साथ कर रही है, एक वजह से उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। यानी कि अब मेरे पास 1 आवर वर्क कितना होगा टुगेदर तीनों का? तो ए फिल कर रही है, बी पाइप भी फिल कर रही है, लेकिन सी पाइप एम्प्टी कर रही है। पाइप ए का जो 1 आवर वर्क है दैट इज 5 यूनिट, पाइप बी का जो है दैट इज 4 यूनिट, और जो पाइप सी है दैट इज द लीकेज, वो इनके काम को कम कर रही है, तो दैट इज इन -3। तो तीनों का कंबाइंड 1 आवर वर्क कितना हो जाएगा? 5 + 4 9, 9 - 3 = 6 यूनिट्स कंबाइंड वर्क। अब 1 PM से लेके हमें लीकेज के बारे में कितने बजे पता लगा? हमें लीकेज के बारे में 6 PM पे पता लगा। तो कितने घंटे बाद हमें पता लगा? 5 घंटे बाद पता लगा लीकेज के बारे में। तो 5 घंटे में इन तीनों पाइप्स ने टोटल कितना वाटर फिल किया होगा? तीनों पाइप्स मिलके 1 आवर में 6 यूनिट फिल करती हैं। 5 घंटे में कितना फिल किया होगा इन्होंने? दैट इज 5 × 6 = 30 यूनिट्स इन्होंने टैंक के अंदर फिल किए होंगे अप टू 6 PM तक। तो हमारे पास रिमेनिंग कितने यूनिट्स चाहिए थे? मेरे को 45 चाहिए थे टैंक को फुल होने के लिए, लेकिन 6 PM तक इन तीनों पाइप ने 30 यूनिट्स फिल किए, ओनली 30 यूनिट्स। दिस वन। अब 6 बजे हमें लीकेज का पता लग गया, हमने लीकेज को बंद कर दिया। अब 6 PM के बाद कौन कौन सी 2 पाइप्स एक साथ काम कर रही हैं? दैट इज पाइप ए एंड पाइप बी एक साथ काम कर रही हैं। तो दैट इज इट मीन A + B अब मिलके काम करेंगी, दैट इज 5 + 4 = 9 यूनिट्स। दोनों पाइप का कंबाइंड 1 आवर वर्क आ गया मेरे पास 9 यूनिट्स। लेकिन अब मेरे पास रिमेनिंग वर्क कितना है? मेरे पास यहां पे 45 यूनिट्स फिल होने चाहिए थे, 15 ऑलरेडी फिल हो चुके थे, 45 और फिल करने थे, लेकिन यहां पे मेरे पास सिर्फ 30 यूनिट्स फिल हुए। रिमेनिंग वर्क कितना रह गया करने के लिए? दैट इज 45 - 30 = 15 यूनिट्स। तो मेरे पास जो रिमेनिंग वर्क है 15 यूनिट्स, इसको कौन कौन सी 2 पाइप्स एक साथ काम करेगी? ए एंड बी। तो मेरे पास कितना टाइम लगेगा? नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय पाइप ए, नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय पाइप एंड ए एंड बी = वर्क डिवाइडेड बाय 1 आवर वर्क। टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 आवर वर्क। ये कंसेप्ट भी हमने टॉपिक के अंदर किया था। तो मेरे पास कितना टाइम हो गया? यहां पे मेरे पास यहां पे टाइम आ गया मेरे पास 5/3 आवर्स। 5/3 आवर्स टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 1 आवर वर्क। रिमेनिंग वर्क यहां पे मेरे पास रिमेनिंग वर्क 15 था और 1 आवर वर्क सिर्फ ए और बी का कंसीडर किया मैंने। तो मेरे पास आ गया 5/3। तो 5/3 = 12/3 आवर्स। इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटू 60 करके। तो 3 × 60 और 3 की कटिंग करते हैं 20 × 2 = 40। यानी कि 1 आवर 40 मिनट्स लगेंगे इस टैंक को फिल करने के लिए आफ्टर 6 PM। 6 PM के बाद 1 घंटा 40 मिनट। तो कितना टाइम हो जाएगा मेरे पास? 7:40 7:40 हमारा ये जो टैंक है ये फिल हो जाएगा। तो व्हाट इज माय आंसर? द आंसर इज सी ऑप्शन 7:40 PM। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, रेशियो का क्वेश्चन है कि जो वैल्यू है डायमंड की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, वेट के स्क्वायर के इक्वल है। इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू इज इक्वल टू के टाइम्स वेट का स्क्वायर। आगे क्या दे रखा था? ₹14,40,000 वर्थ डायमंड breaks into 3 pieces
whose weights are in the ratio 3:4:5। मैंने एक डायमंड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, कट करने के बाद जो उनके वेट की रेशियो थी वो 3:4:5 आ गई। तो अगर मैं टोटल वेट 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 12 लेट कर लेता हूं कि जो डायमंड का टोटल वेट था वो 12 है, 12 यूनिट है। और इस 12 को जब मैंने कट किया तो 3, 4 और 5 जो मेरे पास यूनिट के 3 डायमंड्स बन गए। ठीक है, तो मेरे पास इन दिस इक्वेशन मेरे पास वेट आ गया 12 का स्क्वायर, और मेरे पास वैल्यू यानी कि टोटल डायमंड की जो वैल्यू स्टार्टिंग में थी बिफोर कटिंग थी दैट इज 14,40,000। 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 144 को इस साइड आके मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास के की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी 10,000। तो नाउ इन दिस इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई, वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 वेट का स्क्वायर, ये आ गया। अब फर्स्ट डायमंड की वैल्यू कितनी होगी जिसका वेट 3 यूनिट था, वेट की जगह 3 पुट कर लेते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ फर्स्ट डायमंड इज इक्वल टू 9 × 10,000 इज इक्वल टू 90,000। सेकेंड डायमंड की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, W is 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 × 10,000 इज वैल्यू ऑफ सेकेंड डायमंड इज इक्वल टू 1,60,000 हो जाएगी। थर्ड डायमंड जिसका वेट अब 5 था, 5 का स्क्वायर 25, तो वैल्यू ऑफ थर्ड डायमंड इज इक्वल टू 2,50,000, ये थर्ड डायमंड की वैल्यू होगी। तो तीनों डायमंड की टोटल वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया ये 4 0 आ गई, 25 6 41 + 9 इज 5, यानी कि तीनों डायमंड की टोटल वैल्यू 5 लाख आ गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन था हमारे पास व्हाट इज द लॉस इन इट्स वैल्यू ड्यू टू द ब्रेकेज। लॉस इन द वैल्यू, पहले वैल्यू 14,40,000 थी, अब वैल्यू मेरे पास तीनों डायमंड की टोटल वैल्यू 5 लाख आ गई, तो व्हाट इज द लॉस, तो 1440 - 5 इज 9,40,000 का टोटल लॉस आ गया। एंड क्वेश्चन में गिवन था मुझे इन रुपीज लाख, तो दैट इज 9.4 लाख का हमारे पास टोटल लॉस था। बोलो ठीक है, ए ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Select a figure from the alternative which when placed in the question mark blank space of x would complete the pattern। ठीक है, मुझे पैटर्न कंप्लीट करना है, तो पैटर्न कैसे कंप्लीट होगा, देखो ये स्ट्रेट जाके इधर टच हो जाएगा और ये इसके बिल्कुल पैरेलल जाके इधर कॉर्नर पे टच हो जाएगी, तो यानी कि दैट इज द बी ऑप्शन। सिंपल एनालाइज करना है मुझको, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन ए क्लास 46 स्टूडेंट 18 played football, 17 played cricket, including who played football। ठीक है, मेरे पास ये क्रिकेट है और ये फुटबॉल है, इन दोनों में कॉमन पोर्शन भी है क्योंकि यहां पे लिखा था, क्या लिखा था कि 17 प्लेइंग क्रिकेट इंक्लूडिंग 6 हु प्लेड फुटबॉल, यानी कि 6 ऐसे स्टूडेंट थे जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों गेम्स प्ले कर रहे थे, तो दैट इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन फुटबॉल एंड क्रिकेट। आगे क्या कहा था, नेक्स्ट इज 16 स्टूडेंट्स प्लेड हॉकी इंक्लूडिंग Who played cricket but not football, यानी कि हॉकी के अंदर भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यानी कि क्रिकेट एंड हॉकी में तो कॉमन है लेकिन हॉकी एंड फुटबॉल में कॉमन नहीं है। दिस पोर्शन इज फुटबॉल ओनली, फुटबॉल एंड क्रिकेट, क्रिकेट ओनली, हॉकी एंड क्रिकेट, एंड दिस इज हॉकी। नेक्स्ट क्या कहा था इसने, एंड प्लेड बट नॉट फुटबॉल। 5 स्टूडेंट्स प्लेड कैरम बट नो आउटडोर गेम्स, यानी कि ये कैरम वाले स्टूडेंट्स हो गए जो सिर्फ कैरम प्ले कर रहे हैं और कोई आउटडोर गेम नहीं खेल रहे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द फैक्ट्स, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑल कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे एक के अंदर एक ये भी नहीं है, ये भी चीज नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको क्रिकेट मान लेता हूँ, फुटबॉल मान लेता हूँ, ये हॉकी मान लेता हूँ, तो हॉकी और फुटबॉल में कॉमन नहीं हो सकता, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन रिमेनिंग रह जाती है, सी ऑप्शन, दैट इज माई आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
Question number 9th, boat is related to oar in the same way as bicycle is related to what? ठीक है, oar क्या होता है? oar जो बोट को चलाने के लिए जो हम चप्पू को यूज करते हैं, ठीक है ना, चप्पू होता है ना जो उसको चलाने के लिए एक बैम्बू वाला का एक लंबी सी स्टिक होती है और उसमें एक फ्लैट सा एंडिंग पे होता है, तो उसको हम ओर बोलते हैं, ठीक है। तो सेम एज अब हम साइकिल को चलाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? दैट इज द पैडल, ठीक है। पैडल से साइकिल चलेगी और पैडल हमें चलाने पड़ते हैं तभी साइकिल मूव करती है, तो पैडल इज द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 126, 217, 345, 513, 730. Out of these given 5 numbers, 4 are alike in certain way, but the rest one is different. Choose the one which is different from the rest 4. तो मुझे different one ढूंढना था, कौन सा है? 126, 217, 345 और 513 and 730, ठीक है। 5 का क्यूब इज 125 प्लस 1 इज 126. 6 का क्यूब इज 216 प्लस 1 इज 217. 7 का क्यूब इज 343 प्लस 2 इज 345 और 8 का क्यूब इज 512 प्लस 1 इज 513. 9 का क्यूब इज 729 प्लस 1 इज 730. तो हर वैल्यू में क्यूब प्लस 1 है, सिर्फ एक वैल्यू को छोड़ के 345, इसमें क्यूब प्लस 2 चल रहा है, तो दैट इज द ऑड वन, तो हमारे पास डी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द बेसिस ऑफ द टू figure of the dice you have to tell what number will be on the opposite face of the number 5. 5 के अपोजिट नंबर कौन सा है? तो डाइस को करने के लिए मैंने क्या पैटर्न बताया था कि सबसे पहले हमारे पास 2 डाइस है, पहली कंडीशन याद रखना बेटा, मेरे पास 2 डाइसिस है। दूसरी कंडीशन, दोनों डाइसिस में सिंगल कॉमन नंबर होना चाहिए, सिंगल कॉमन। अगर 2 डाइसिस में मेरे पास सिंगल कॉमन नंबर है तो हम क्या करते हैं, सिंगल कॉमन नंबर 3, 6, 4, 1, 3, 5 दोनों में एक ही नंबर कॉमन है, दैट इज 3 इज द कॉमन। तो जो पैटर्न मैं बताऊंगा ये पैटर्न फॉलो हो जाएगा, पहले भी शायद मैंने बताया था आपको। जो दोनों में कॉमन है वो हम 3 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं डाइस की कुछ ओपन यहाँ पे इस वे में डाइस को ड्रॉ करता हूँ। ये डाइस की मैंने ओपन पोजीशन ड्रॉ कर ली, दिस वन। इस फ्लैप को अगर मैं इधर को टर्न करता हूँ, इसको मैं इधर को टर्न करता हूँ, इसको ऊपर वाली साइड टर्न करता हूँ, तो ये दोनों अपोजिट हो गए। वैसे भी मैंने कहा था एक ब्लॉक छोड़ के अपोजिट होते हैं। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये और ये अपोजिट हो जाएंगे, ये और ये अपोजिट हो जाएंगे। 3 के अपोजिट यहाँ पे नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन है वो हमने यहाँ मिडल में लिख दिया ना। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में 3 के बाद, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज, 3 के बाद कौन सा नंबर पहले आ रहा है? 4 देन 6। जो ये मुझे विजिबिलिटी है इसमें आफ्टर 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 के बाद 4 है देन 6 है, तो 4 की पोजीशन मेरे पास ये हो जाएगी, 6 की पोजीशन मेरे पास ये हो जाएगी। सेम अगर मैंने फर्स्ट डाइस में एंटी क्लॉक कंसीडर किया तो मैं सेकंड में भी एंटी क्लॉक ही कंसीडर करूंगा। अगर फर्स्ट डाइस में मैं क्लॉकवाइज कंसीडर कर रहा हूं तो सेकंड में भी मैं क्लॉकवाइज ही कंसीडर करूंगा। तो सेकंड डाइस में अगर मैं एंटी क्लॉक देखता हूं तो 3 के बाद ये 3 है, इसके बाद 5 है, फिर मेरे पास 1 है, तो ये 5 की पोजीशन होगी और ये 1 की पोजीशन होगी और रिमेनिंग नंबर डाइस का जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर मुझे अब अपोजिट ढूंढने हैं तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 के अपोजिट 1 हो जाएगा एक ब्लॉक छोड़ के। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 के अपोजिट 2 हो जाएगा एक ब्लॉक छोड़ के। और अगर इस स्ट्रेट लाइन को कंसीडर करता हूं तो 5 के अपोजिट जो है वो 4 आ जाएगा। मुझे क्या फाइंड करना था कि विच नंबर इज अपोजिट टू 5, दैट इज 4 इज द अपोजिट नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्शन है। फॉर द नेक्स्ट 4 क्वेश्चन a cube is painted on 2 adjacent faces, painted red on 2 adjacent faces and yellow on the 2 faces opposite to the red faces and green on the remaining faces. It is then cut into 64 small cubes of equal size. Answer the following question. ठीक है, अब मुझे एक क्यूब ड्रॉ करना है, क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं। दिस वन,
यहाँ पे अब ये रेड है, कोई भी दो एडजेसेंट साइड जो है वो रेड की कंसिडर कर लो। तो मैंने फ्रंट रेड ले लिया, बॉटम पे भी रेड ले लेता हूँ, बॉटम पे भी रेड है। इसके बिल्कुल अपोजिट, रेड के अपोजिट येलो है, तो अगर बॉटम पे रेड है, टॉप पे येलो हो गया, और फ्रंट पे रेड है तो बैक साइड पे भी येलो आ गया। रिमेनिंग टू साइड ग्रीन की है, तो राइट साइड के ग्रीन हो गया एंड लेफ्ट साइड भी मेरे पास ग्रीन आ गया, तो ये तो कलरिंग होगी। ठीक है, चलो अब हम बिग क्यूब बनाते हैं ताकि मैं उसकी कटिंग भी कर सकूं। मेरे पास ये एक बिग क्यूब है, इसकी कटिंग करते हैं 64 में। तो एक जो हमारे पास एज है दैट इज 4 4 एंड 4 में कट होगी, तभी 64 बनेगा। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 ये 64। तो मेरे पास आ गया ये 1 2 3 एंड 4, और इस साइड को भी मेरे पास आ गया 1 2 3 4। सेम इधर को टर्न कर जाएंगे, ये 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये टॉप वाली साइड को टर्न कर जाएंगे 1 2 3 एंड 4, और इधर को भी 4 बनाने हैं 1 2 3 एंड 4। ये इधर को टर्न कर जाएंगे 1 2 3 एंड 4। टोटल मेरे पास 64 क्यूब्स बन गए यहाँ पे। ठीक है ना, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था मेरे पास? हमारे पास क्वेश्चन है हाउ मेनी क्यूब आर पेंटेड ऑन ऑल द फेसेस। तो ऑल द फेसेस में हमारे पास ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके सभी फेसेस के ऊपर पेंट होगा। देखो, अगर मैं इनमें पेंट जो किया था, फ्रंट पे रेड है, बैक साइड पे रेड है, टॉप पे येलो, बॉटम पे येलो, राइट साइड पे ग्रीन एंड लेफ्ट साइड पे ग्रीन, तो ऐसा मेरे पास कोई भी क्यूब नहीं है जिसके सभी फेसेस पे जो है कलर होगा। क्योंकि अगर मैं ये कॉर्नर क्यूब्स भी कंसिडर करता हूं तो इस कॉर्नर क्यूब के टॉप पे कलर है येलो, फ्रंट पे कलर है रेड, और इसकी इस साइड रेड जो कलर है दैट इज द ग्रीन। तो इसके भी 3 फेसेस पे कलर है, बाकी रिमेनिंग जो फेसेस हैं वो कट करके शोन होंगे। उनको अगर मैं कट करूंगा तो मुझको वो दिखाई देंगे, तो उनके ऊपर कलर तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई भी क्यूब नहीं होगा जिसके सभी फेसेस के ऊपर जो है वो क्या होगा, मेरे पास कलर होगा। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन ऑल द फेसेस, दैट इज 0। डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव नो फेस पेंटेड। अब नो फेस पेंटेड वाले कौन से होंगे? नो फेस पेंटेड वाले हमारे पास वो क्यूब्स होंगे जो बिल्कुल मिडल में है, कोर में है। तो वो कौन से होंगे? उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला भी होता है और इमेजिनेशन भी है। मैं यहाँ इमेजिनेशन की बात करता हूँ। अगर मैं टॉप क्यूब्स को कंसिडर करता हूँ, ये वाले मिडल वाले टॉप को, दिस वन, ये इनमें से जो ये फ्रंट लेयर पे मेरे पास क्यूब्स हैं, इनके फ्रंट साइड पे कलर है। मेरे पास ये जो 4 क्यूब्स हैं इनकी राइट साइड पे कलर है। मेरे पास ये जो 4 क्यूब्स हैं इनकी बैक साइड पे कलर है, और मेरे पास ये जो 4 क्यूब्स हैं इनकी लेफ्ट साइड पे कलर है। अब मेरे पास ये टॉप पे कितने क्यूब्स हैं? 4 क्यूब्स हैं। हर क्यूब को मिला के उसके नीचे टोटल कितने क्यूब्स हैं? अगर मैं फ्रंट वाले क्यूब्स को कंसिडर करता हूँ 1 2 3 4, यानी कि इस क्यूब्स के नीचे टोटल मेरे पास कितने क्यूब्स हैं? 4। अगर मैं इसको कंसिडर करता हूं, इसके नीचे टोटल कितने क्यूब्स हैं? 1 2 3 4, यानी कि हर क्यूब के नीचे टोटल 4 क्यूब्स हैं। तो सिमिलरली ये जो मेरे पास टॉप में है 1 2 3 4, हर एक के नीचे मेरे पास टोटल कितने क्यूब्स हैं? 4 क्यूब्स हैं। तो इस क्यूब टॉप पे कलर है, और जो लास्ट वाला क्यूब है उसके बॉटम पे कलर होगा। तो इस क्यूब के नीचे इस क्यूब को मिला के टोटल इसके नीचे हमारे पास 4 क्यूब्स हैं, जिसमें से टॉप और बॉटम को इग्नोर कर दो, माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक फेस के ऊपर कलरिंग है। तो रिमेनिंग इसके नीचे ऐसे कितने क्यूब्स हैं बिल्कुल कोर में जिनके ऊपर किसी फेस में कलर नहीं है? वो रह गए मेरे पास 2। सिमिलरली इसके नीचे भी ऐसे कितने क्यूब्स हैं? 2। इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2। तो 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8, यानी कि हमारे पास 8 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके किसी भी फेस के ऊपर कलर नहीं होगा। ठीक है, तो व्हाट इज माय आंसर? हाउ मेनी क्यूब आर देयर व्हिच हैव नो फेस पेंटेड इज 8, तो दैट इज सी ऑप्शन इज द आंसर, 8 such cubes. नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हाउ मेनी क्यूब्स हैव 1 face green and one of the additional face
रेड और येलो, यानी कि मेरे पास एक तो चाहिए ग्रीन एंड रेड, दूसरा चाहिए मुझे ग्रीन एंड येलो। ठीक है, वन फेस पे कौन सा कलर होना चाहिए? ग्रीन, और उसके एडजेसेंट फेस पे चाहे रेड हो जाए चाहे येलो हो जाए, रेड या येलो, नॉट बोथ। यानी कि मेरे पास क्या है, ग्रीन रेड एंड ग्रीन येलो वाले मुझे क्यूब्स चाहिए। तो सबसे पहले ग्रीन रेड और ग्रीन येलो वाले मेरे पास कौन से होंगे? सबसे पहले ग्रीन कंसीडर करते हैं कि ग्रीन वाला फेस कौन सा है मेरे पास, दैट इज द राइट साइडेड फेस जो है वो ग्रीन है। इस राइट साइडेड फेस वाले में मेरे पास क्या है, ये एज की बात करता हूं मैं। इस एज पे मेरे पास टोटल कितने क्यूब्स हैं? 4 क्यूब्स हैं, जिनमें से ये जो मेरे पास ये क्यूब्स हैं, ये कॉर्नर क्यूब्स के तो 3 फेसेस पे कलर है, ये फेस, तो इनको तो हम मना इग्नोर कर देते हैं, ये नहीं मुझे चाहिए। रिमेनिंग कितने रह गए मेरे पास यहाँ पे? यहाँ ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया, ये ग्रीन हो गया, ये येलो हो गया। तो 1 ग्रीन 1 येलो, मेरे पास कितने आगे? 2 आगे। सिमिलरली अगर मैं यहां पे देखता हूं, इसके भी 3 फेसेस पे कलर हैं, इसको भी इग्नोर कर दो। ये ग्रीन आ गया और बैक साइड पे जो था वो कौन सा था? बैक साइड पे येलो था। ये ग्रीन है, बैक साइड पे येलो है। ये ग्रीन है, बॉटम पे रेड है। ये ग्रीन है, बॉटम पे रेड है। ये ग्रीन है, फ्रंट पे रेड है। ये ग्रीन है, फ्रंट पे रेड है। तो ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनके एक फेस पे ग्रीन और अदर एडजेसेंट फेस पे चाहे रेड है चाहे येलो है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस साइड ऐसे कितने क्यूब्स हो गए? 8 हो गए। सिमिलरली मेरे पास ये जो लेफ्ट साइड का पोर्शन है जो विजिबल नहीं है, वहां पर भी मेरे पास 8 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनके एक फेस पे तो ग्रीन है लेकिन अदर एडजेसेंट फेस पे रेड या येलो है। ठीक है, तो मेरे पास 8 + 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 8 + 8 = 16 सच क्यूब्स। ठीक है, मेरे पास 16 स्मॉलर सच क्यूब्स हो जाएंगे। तो मेरे पास क्वेश्चन में ऑप्शंस के आगे मेरे पास यहाँ पे सी ऑप्शन 16 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्यूब्स आर पेंटेड ऑन 2 फेसेस ओनली एंड विद द सेम कलर? यानी कि 2 फेस पेंट होने चाहिए, जिस मर्जी कलर के हों, 2 फेस पेंटेड होने चाहिए लेकिन सेम कलर के होने चाहिए। ठीक है, 2 फेसेस ओनली विद सेम कलर। तो 2 फेसेस पेंटेड विद सेम कलर। अब ग्रीन और ग्रीन तो अपोजिट में है, वो तो सेम फेस वाला ऐसा कोई भी क्यूब नहीं हो सकता, तो ग्रीन वाले तो भूल जाओ। अब रेड वाले देखते हैं। रेड हमारे पास कहां था? रेड हमारे पास फ्रंट पे था और बॉटम पे है। तो मेरे पास ये जो एज है, इस एज पे यहां पे रेड है, बॉटम पे रेड है, पहला क्यूब। यहां रेड है, बॉटम पे रेड है, तो 2 क्यूब तो मेरे पास ये हो गए फ्रंट पे। यहां पे कंसीडर करते हैं रेड एंड ग्रीन आएगा, इस एज पे कंसीडर करते हैं रेड एंड येलो आएगा, यहां करेंगे तो रेड एंड ग्रीन आएगा, सेम कलर के नहीं आएंगे। सेम कलर के मेरे पास रेड एंड रेड, ये 2 क्यूब्स आ गए, 1 और 2। अब दूसरा येलो मेरे पास कंसीडर करते हैं, जहां पे येलो एंड येलो है, येलो एट द टॉप, येलो एट द बॉटम। तो मेरे पास एक ये वाला क्यूब जिसकी टॉप पे यहां येलो है और बैक साइड येलो, ये येलो और बैक साइड येलो। तो 2 क्यूब्स मेरे पास यहां पे हो गए, 2 क्यूब्स मेरे पास यहां पे हो गए, तो टोटल मेरे पास 4 ऐसे क्यूब्स हो गए जिनकी 2 एडजेसेंट साइड जो है मेरे पास वो क्या है? येलो है। ठीक है, this one, how many cubes are painted on 2 faces only and with the same color is 4 such cubes. C option is the answer, 4 cubes, जिसमें से 2 रेड, 2 क्यूब्स हो गए और 2 येलो के भी हमारे पास कितने क्यूब्स हो गए? 2, टोटल 4 हो गए। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 1 liter of water evaporates from 5 liter of salty water solution. मेरे पास 6 लीटर का सोल्यूशन है जिसमें से 1 लीटर इवेपोरेट हो गया, रिमेनिंग मेरे पास 5 लीटर रिमेनिंग रह गया। 1 liter of water evaporates from 6 liter of salty water solutions containing 4% salt. इसके अंदर 4% salt था, तो 6 into 4% is equal to 0.24 जो यूनिट था वो हमारे पास सॉल्ट का था। अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड द % ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग वाटर सोल्यूशन।
रिमेनिंग वाटर सोल्यूशन 5 था और इसके अंदर सॉल्ट जो था वो 0.24 था। मुझे परसेंटेज निकालनी है इनटू 100, तो पॉइंट और 100 कैंसिल हो गए, मेरे पास आ गया 24/5%, दैट इज इक्वल टू 4/5%। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 4 का 20 + 4 इज 25/4%, तो डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। At what time between 5:30 and 6 o'clock the hands of a watch will be exactly 3 minutes apart? तो 5:30 to 6, जब मैंने क्लॉक का क्वेश्चन करवाया था तो मैंने कहा था कि 5:30 कंसीडर कभी नहीं करना, हम हमेशा 5 o'clock ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 o'clock ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ 12 है, ये 6 है, 3 9 1 2 4 5 7 8 10 and 11। अगर हम 5 o'clock ड्रॉ करते हैं, हमारी मिनट हैंड की पोजीशन 12 पे है और आर हैंड जो है वो 5 पे है। आर हैंड की पोजीशन इज 25 मिनट स्पेस, बोलो ठीक है। अब 3 मिनट अपार्ट के लिए जो हमारे पास मिनट हैंड है 25 - 3, या तो उसको 22 पे होना चाहिए या उसको 28 पे होना चाहिए, बोलो ठीक है। 22 पे या 28 पे। 22 इज 3 मिनट अपार्ट फ्रॉम 25 एंड 28 इज 3 मिनट अपार्ट फ्रॉम 25। ठीक है, अब यहां पे मैं दोनों वैल्यूज पे अपना गेन कैलकुलेट करूंगा, और गेन कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा था, 12/11 इंटू 22, 11 2 का, दैट इज इक्वल टू 24 मिनट पास्ट 5। 28 पे अपना गेन कैलकुलेट करते हैं, 28 इंटू 12/11, दैट इज 12 8 का 96, 9 12 24 प्लस 9 इज 33 डिवाइडेड बाय 11, दिस इज 11 3 का 33, 0 6/11 मिनट पास्ट 5। मेरे पास ये दो टाइम आ गए। अब इन दोनों में से ऐसा कौन सा टाइम है जो आफ्टर 5:30 है? दिस इज 24 मिनट पास्ट 5, दिस टाइम इज नॉट आफ्टर 5:30, बट दिस टाइम 36/11 मिनट पास्ट 5, दिस टाइम इज आफ्टर 5:30। तो व्हाट इज माय आंसर? 36/11 मिनट पास्ट 5, सी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, डायरेक्शन फॉर द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव 2 स्टेटमेंट्स, नंबर 1 and 2 given below it. You are to decide whether the data provided in the statement are sufficient to answer the question. Data sufficiency. A ऑप्शन मुझे मार्क करनी है, कब मार्क करनी है? If the question can be answered by using only one of the statement alone but cannot be answered by using the other statement alone. किसी एक स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, दूसरी से आंसर नहीं आ रहा, then A ऑप्शन इज द आंसर। B ऑप्शन कब आंसर होगा? If the question can be answered by using either of the statement alone. किसी भी स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है। ऑप्शन C कब होगा? If the question can be answered by using both the statement together. एक साथ आंसर आ रहा है दोनों स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके, बट कैन नॉट बी आंसर बाय यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट अलोन। दोनों स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, अलोन स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा, देन सी ऑप्शन इज द आंसर। डी ऑप्शन कब मार्क करनी है? इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर करने पर भी आंसर नहीं आ रहा, इन दैट केस डी ऑप्शन इज द आंसर। हमारे पास क्वेश्चन है स्टेटमेंट नंबर 1। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, यानी कि मेरे से जे एंड पी के बीच में रिलेशन पूछा हुआ है। ठीक है, जे एंड पी के बीच में क्या रिलेशन है? स्टेटमेंट नंबर 1, एम इज द ब्रदर ऑफ पी एंड टी इज द सिस्टर ऑफ पी। इन दिस स्टेटमेंट हमारे पास जे का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, जे के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, तो पहली स्टेटमेंट से तो आंसर कभी आ ही नहीं सकता। जब मुझे जे का रिलेशन किसी के साथ बताया ही नहीं हुआ तो मैं जे को कहां पे फिट करूंगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आ रहा। सेकंड स्टेटमेंट, पी इज मदर, एक पी है, उसकी मदर है, उसकी मदर इज मैरिड टू जेज हस्बैंड। ठीक है, एक जे है, उस जे के जो हस्बैंड है उनसे जो है वो मैरिड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जे लेडी है। ठीक है, जे के जो हस्बैंड है
यानी कि जे इज लेडी, तो जे के हस्बैंड जो है उससे मैरिड है कौन, पी की मदर, तो यानी कि जे इज द मदर ऑफ पी। मेरे पास यहां पे जे एंड पी के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। कई बार यहाँ पे बच्चे स्टेप मदर ये उसमें भी चले जाते हैं, तो हमारे पास ज्यादातर जो फैमिली रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे स्टेप मदर या स्टेप वाला जो पोर्शन है वो कंसिडर हम नहीं करते हैं, ठीक है, जब तक स्पेशली क्वेश्चन में ना कहा हो। तो इन दिस क्वेश्चन में स्टेप मदर के ऊपर नहीं जाऊंगा, मेरे पास क्या है कि जे एंड पी के बीच में रिलेशन है, जे एंड पी के बीच में रिलेशन है, जे इज द मदर ऑफ पी, तो मेरे पास यहां पे सेकंड स्टेटमेंट अलोन से आंसर आ रहा है। व्हाट इज द आंसर? इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट, तो वन ऑफ द स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, तो इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज द आंसर? ए ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, What is the value of x if x and y are prime numbers? ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन कहती है कि x एंड y जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, और ये पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, क्या x की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है? स्टेटमेंट नंबर 1, x प्लस वाई इज 14, हमारे पास x एंड y का टोटल दे रखा है 14। चलो ठीक है, अब मुझे दो ऐसे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं जिनका टोटल जो है वो 14 हो। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 3 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 प्लस 3 इज 14, यस ये बन सकता है पेयर। इसके अलावा कोई और बन रहा है? 4 5 एंड 9 नहीं है, 7 एंड 7 भी इक्वालिटी की बात नहीं की थी कि x एंड y इक्वल हो सकते हैं, x एंड y 2 डिफरेंट वेरिएबल है, तो 2 डिफरेंट वैल्यूज ही कंसीडर कर रहा। चलो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में x 3 भी हो सकता है, अगर मैं 11 प्लस 3 लिखूं तो भी मेरे पास 14 ही बनेगा, यानी कि x की वैल्यू या तो 3 होगी या 11 होगी। इट मीन हमारे पास यहाँ पे x की आंसर में यूनिकनेस नहीं है, कि एक यूनिक आंसर नहीं आ रहा, either 3 is the answer, either 11 is the answer, it mean uniqueness is not there, तो it mean the first statement is not sufficient to answer the question। बोलो ठीक है, क्योंकि मुझे आंसर के लिए यूनिकनेस भी चाहिए, तो पहली स्टेटमेंट से तो आंसर नहीं आ रहा। दूसरी स्टेटमेंट है मेरे पास कि 198 इज डिविजिबल बाय x इंटू वाई, x इंटू वाई से डिविजिबल है, तो यहां से भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू मैं 3 पुट कर सकता हूं, तो बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, y की वैल्यू 198 पुट करता हूं, या x की वैल्यू 198 पुट करता हूं, y की वैल्यू 1 पुट करता हूं, तो मेरे पास डिविजिबल है। अगर मैं x 198 डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं और y की वैल्यू 99 पुट करता हूं, या y की वैल्यू 2 पुट करता हूं, x की वैल्यू 99 पुट करता हूं, तो भी मेरे पास 198 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 19 आ सकता है, ठीक है। या x की वैल्यू 2 ले लें, y की वैल्यू 33 ले लें, तो भी वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट में भी यूनिकनेस नहीं है कि x का कोई एक यूनिक आंसर नहीं आ सकता, तो सेकेंड स्टेटमेंट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ अब क्या करें, जब मेरे पास दोनों स्टेटमेंट से आंसर नहीं आ रहा, तो हम यहां पे क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को हम अब यहां पे क्लब कर देंगे। बोलो ठीक है, अब दोनों स्टेटमेंट को एक साथ कंसीडर करेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि x एंड y आर प्राइम नंबर्स, और इन दोनों में से किसी एक, इन दोनों का सम 14 था, तो 14 सम के लिए किसी एक की वैल्यू 3 और किसी एक की वैल्यू मेरे पास 11 होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में को भी अगर मैं क्लब करता हूं, तो 198 इज डिविजिबल बाय 3 इंटू 11, तो 33, यस 33 से ये डिविजिबल होता है, यस। तो दोनों स्टेटमेंट में मेरे पास 3 एंड 11 सेटिस्फाई तो हो रहा है, लेकिन ये तो पता नहीं चल रहा ना कि x जो है वो 3 है या x की वैल्यू 11 है, यूनिकनेस नहीं है। यानी कि अगर मैं दोनों स्टेटमेंट को क्लब भी कर रहा हूं, एक साथ कंसीडर भी कर रहा हूं, तब भी मेरे पास आंसर नहीं आ रहा। तो इन दैट केस व्हाट इज माय आंसर? इफ द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड
even by using both the statement together. तो that is D option is the answer. मेरे पास इस क्वेश्चन में D ऑप्शन आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन द प्रोडक्ट ऑफ 5 into 10 into 25 into 40 into 50 into 55 into 65 into 125 into 80. मुझे नंबर ऑफ जीरोस कंसीडर करनी है और इन केस ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगी? नंबर ऑफ जीरोस इज आइदर द पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5. क्यों? क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड का मतलब है कि मुझे 10 की पावर कंसीडर करनी है कि 10 की पावर कितनी है प्रोडक्ट के अंदर. और 10 की पावर कैसे कंसीडर होती है? 10 को मैं प्राइम नंबर की फॉर्म में स्प्लिट करता हूं तो 2 into 5 आ गया. तो एक्चुअली में मुझे 2 की पावर एंड 5 की पावर कंसीडर करनी है. दोनों में से जिसकी पावर लीस्ट हुई दैट इज द आंसर. ठीक है, तो क्वेश्चन देखने से मुझे कुछ आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे 5 ज्यादा होने चाहिए 2 कम होने चाहिए. मैं दोनों ही कैलकुलेट कर देता हूँ. सबसे पहले 2 की पावर कैलकुलेट करते हैं. 5 के अंदर 2 है नहीं. 10 5 into 2 एक 2 आ गया. और 25 में 2 नहीं है. 40 8 into 5 8 के अंदर 2 की पावर 3. 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ. इट मीन मेरे पास 3 times 2 आ गया 40 के अंदर. ठीक है, 40 के बाद 50 के अंदर 25 into 2 is 50 तो एक 2 और आ गया. उसके बाद 55 में 2 नहीं है. 65 में नहीं है. 125 में नहीं है. 80 में है. तो 80 को क्या लिख सकते हैं हम? 16 into 5 is 80 and 16 is 2 की पावर 4. तो 2 की पावर 4 तो मेरे पास 2 जो है वो और आ गए. टोटल कितना हो गया? 4 5 3 8 और एक 9. 2 की पावर 9 आ गया. तो इट मीन द पावर ऑफ 2 इज 9. अब पावर ऑफ 5 कैलकुलेट करते हैं. अगर 5 की पावर 9 से ज्यादा है तो 9 इज द आंसर. 9 नंबर ऑफ जीरोस. अगर 5 की पावर 9 से कम है तो जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी पावर होगी दैट इज माय आंसर. ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं. एक 5 ये आ गया मेरे पास 5 के अंदर ही. 10 को 5 into 2 लिख सकते हैं तो एक 5 और आ गया. 2 5 हो गए. 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो 2 5 और आ गए. 40 को 8 into 5 लिख सकते हैं तो एक 5 और आ गया. 50 को 25 into 2 लिख सकते हैं तो 25 को मैं 5 का स्क्वायर यानी कि 2 5 और आ गए. 55 को 11 into 5 एक 5 और आ गया. 65 को 13 into 5 एक 5 और आ गया. और 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं 5 की पावर 3 तो 3 5s आ गए. और 80 को 16 into 5 तो एक 5 हमारे पास और आ गया. टोटल नंबर ऑफ 5 हमारे पास आ गए. काउंट करते हैं. 1 + 3 4 + 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 5 की पावर 13 दैट इज मोर देन 9. तो मेरे पास 2 की पावर 9 और 5 की पावर 13. 2 and 5 में से दोनों में से लीस्ट पावर जो है वो 2 की है. कितनी है? 9. तो देयर आर 9 नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ दिस इक्वेशन. तो बी ऑप्शन इज द आंसर. बी ऑप्शन हमारा आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं 21st क्वेश्चन. P की पावर Q is a perfect square as well as the perfect cube. यानी कि P की पावर Q जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है. तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कोई एक ऐसा नंबर लेट कर लेता हूं जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो परफेक्ट क्यूब भी हो. दैट इज आइदर 1 हो जाएगा. लेकिन 1 में मेरे पास 1 की पावर 1 आ जाएगा तो P और Q दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो नेक्स्ट कोई और ऐसा नंबर हम लेट करते हैं जो क्यूब भी हो स्क्वायर भी हो. तो दैट इज 64. 64. अब 64 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 4 की पावर 3. 4 परफेक्ट क्यूब. ठीक है, 4 का क्यूब है ये. और इसको मैं 64 को 8 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं. 8 का स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 8 64 हो गया. ठीक है, अब इसने क्या कहा था? P की पावर Q is a perfect square as well as the perfect cube. Then where P and Q are natural numbers. Yes, P and Q are natural numbers. 4 and 3 are natural number. 8 and 2 are natural number. ये satisfy हो रहा है. आगे क्या कहा इसने? Then Q must be a multiple of. Q हमेशा किसका मल्टीपल होगा? In this case Q जो है वो 3 है. In this case Q जो है वो 2 है. अब 64 को मैं 2 की पावर 6 भी लिख सकता हूं. तो Q जो है वो 6 भी हो सकता है.
6 भी है मेरे पास, बोला ठीक है। अब इसने क्या कहा था, देन क्यू मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ, क्यू हमेशा किसका मल्टीपल होगा? देखो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर ए क्या है, 2 का मल्टीपल होगा? नो, 3 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2। 3 का मल्टीपल होगा? नो, 2 इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। 6 का मल्टीपल होगा? नो, क्योंकि 2 and 3 is not the multiple of 6. Then can't be determined. D option is the answer. बोला ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो है 2 का भी आ रहा है, 3 का भी आ रहा है, 6 भी आ रही है, तो can't be determined is the answer. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. Select a figure from among the answer figure which will continue the same series as established by the 5 problem figures. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट है कि मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करूं। ठीक है, सबसे बेस्ट क्या है कि हम यहाँ पे अपनी ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। चलो ठीक है, अब ऑप्शन एलिमिनेट कैसे होगी, यहाँ पे एक एक चीज को कंसिडर करते हैं। जैसे कि मैं फर्स्ट फिगर में यहाँ पे करता हूँ कि ये मेरे पास जो है कुछ ये चीज है, ठीक है, मेरे पास ये है दिस वन, आउटर साइड बाहर वाली साइड को ओपन है, ये ऊपर वाली साइड को ओपन है, ठीक है, ये बॉटम वाली साइड को ओपन है, ये टॉप वाली साइड को, ये बॉटम वाली साइड को। तो नेक्स्ट फिगर में ये टॉप वाली साइड को ओपन होगा, टॉप वाली साइड को। यहाँ पे टॉप पे ओपन है, यहाँ टॉप पे ओपन नहीं है, ये बॉटम पे है, ये टॉप पे, ये बॉटम पे है, ये भी आंसर है, ये टॉप पे, ये भी टॉप पे ओपन है। आइदर 1, 4 and 5 इज द आंसर। मेरे पास 2 and 3 जो थे वो एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब मैं बीच वाली फिगर को कंसिडर करता हूँ, अपनी ऑप्शंस में ही कंसिडर करता हूँ इस चीज को। ये जो मेरे पास यहाँ पे है एक ओपन स्क्वायर है, ये एक साइड ओपन है इसकी, कुछ इस वे में, ये बॉटम वाली साइड ओपन है, ये मेरे पास जो है वो ईस्ट साइड, अगर मैं इसको ईस्ट लेता हूँ, इस साइड ओपन है, ये वेस्ट साइड हो गया, फिर ये अगेन साउथ साइड ओपन है, फिर ये नॉर्थ साइड ओपन है। तो पैटर्न क्या हो रहा है कुछ नहीं पता लग रहा, लेकिन सभी ऑप्शन में ये मेरे पास वेस्ट साइडेड ओपन है, ये देखो वेस्ट साइडेड। तो इट मीन इसका तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है मुझको। ठीक है, अब अगर मैं टॉप को कंसिडर करता हूँ, जो मेरे पास टॉप पे पैटर्न चल रहा है, ये ऊपर वाली साइड को नॉर्थ साइडेड, ये बॉटम वाली साइड साउथ साइडेड, ये अगेन साउथ साइडेड, ये नॉर्थ साइडेड, ये नॉर्थ साइडेड, यानी कि मेरे पास क्या चल रहा है, एक मतलब फर्स्ट वाला नॉर्थ साइडेड था, फिर 2 साउथ साइडेड है, फिर 2 नॉर्थ साइडेड है, फिर मेरे पास अब साउथ साइडेड आ जाएगा। तो साउथ साइडेड मेरे पास फिगर में या तो यहाँ पे है या फिर इसमें, और इसमें तो है ही नहीं है। 5th ऑप्शन आ गई मेरे पास। अगर मैं और कंसीडर भी कर लेता हूं, जैसे कि मेरे पास अब ये वाली फिगर थी, ये मेरे पास वेस्ट साइडेड, ये ईस्ट साइडेड, देन ईस्ट साइडेड, देन वेस्ट साइडेड, देन ईस्ट साइडेड, यानी एक जो है वो मेरे पास जो थी ईस्ट साइडेड ओपन थी, फिर नेक्स्ट फिगर में ये वेस्ट साइडेड, फिर वेस्ट साइडेड, थर्ड फिगर में देन ईस्ट साइडेड, देन वेस्ट साइडेड, सॉरी ये वेस्ट है, फिर ईस्ट में, फिर ईस्ट में, फिर वेस्ट में, फिर ईस्ट, फिर ईस्ट, यानी कि फर्स्ट फिगर में मेरे पास ये वाली जो चीज है जो मेरे पास बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर पे है वो वेस्ट साइडेड ओपन है। नेक्स्ट फिगर में ये कहाँ आ गई, ईस्ट साइडेड, नेक्स्ट में भी ईस्ट, फिर ये वेस्ट में, फिर ईस्ट में, फिर ईस्ट में होगी। तो मेरे पास यहाँ पे ये ईस्ट साइडेड ओपन थी 5th में, ठीक है, 2nd में नहीं थी, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। तो 5th ऑप्शन, डी ऑप्शन इज माय आंसर। ठीक है, तो ये तो विजुअलिटी है, ये आपको पैटर्न इनका खुद ढूंढना होता है। ठीक है, तो इसमें तो हर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पैटर्न पे हो सकता है। ठीक है, इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, आईएएस में भी आए हुए हैं, पीसीएस में भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए हैश बी मीन ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि हैश का मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन। फर्स्ट वन इज द ग्रेटर देन सेकेंड वन। ए हमारे पास डॉलर, सॉरी ये सिंबल है हमारे पास डॉलर, ए डॉलर बी मीन्स ए इज स्मॉलर देन बी। डॉलर का मतलब है स्मॉलर देन, फर्स्ट वन इज स्मॉलर देन, जो पहले लिखा होगा वो स्मॉलर होगा दूसरे वाले से। ठीक है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, पी हैश एन, इसका क्या मतलब हो गया, पी हैश एन, यानी कि P इज ग्रेटर देन N।
एंड n डॉलर क्यू, तो n इज स्मॉलर देन क्यू, तो क्यू इज ग्रेटर देन n। बोलो ठीक है, तो इट मीन n इज स्मॉलर देन p एंड q बोथ, दोनों से स्मॉलर है n। डी ऑप्शन, p एंड q आर ग्रेटर देन n, p एंड q दोनों n से ग्रेटर हैं। सी ऑप्शन, p एंड q आर स्मॉलर देन n, नो, q इज स्मॉलर देन p एंड n, नो, p इज ग्रेटर देन नो। तो मेरे पास डी ऑप्शन, p एंड q बोथ आर स्मॉल, p एंड q बोथ आर ग्रेटर देन n, डी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। Choose the alternative which are closely resemble the water image of the following image of the given combinations। ठीक है, क्या लिखा था मेरे पास, मलयालम, MALAYALAM। तो वाटर इमेज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि हमारे पास बॉटम या टॉप से कंसीडर करते हैं वाटर इमेज को, लेकिन अगर एग्जामिनर ने मिरर इमेज की बात की है तो मिरर इमेज हमेशा हम या तो लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे कंसीडर करते हैं मिरर इमेज। तो वाटर इमेज है, अब वाटर इमेज में मुझे क्या देखना है कि इसकी वाटर इमेज बॉटम पे क्या चेंज होगा। तो देखो मैं जब इसको वाटर इमेज में लिखूंगा तो ये जो M है ये इस वे में हो जाएगा, ये पोर्शन मुझे इसकी रिफ्लेक्शन में पहले नजर आएंगे, ये दो चीजें, ये और ये ऊपर वाला पोर्शन उतने ही ज्यादा दूर नजर आएगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन का जो लॉ होता है, ए कुछ इस वे में नजर आएगा, एल हमारे पास कुछ इस वे में नजर आएगा, ए हमारे पास इस वे में नजर आएगा। यहां तक हम अपनी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए तो आंसर नहीं हो सकता, बी भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि एम इस वे में होगा। डी ऑप्शन में भी एम इसी वे में लिखा था, वो भी आंसर नहीं हो सकता। अगेन ए की ऑप्शन रिमेनिंग है, दैट इज द सी ऑप्शन, दैट इज द आंसर। बोलो ठीक है, आप इसको पूरा भी लिख सकते थे लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो रही है। ठीक है, पूरा लिख के पूरा सॉल्व करके मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, दैट इज क्वेश्चन डायरेक्शन है, डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग बेसिस ऑन द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, मुझे क्या दे रखे हैं, फूड प्रोडक्शन दे रखी है, फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2019 इन लाख टन्स में दे रखी है, ये टन्स के अंदर है। और मेरे पास पंजाब में प्रोडक्शन दे रखी है, यूपी की दे रखी है, बिहार, एमपी, केरला, एपी एंड तमिलनाडु एंड अदर्स। राइस की है, व्हीट की, ज्वार, पल्सेस एंड अदर्स। बोलो ठीक है, चलो प्रोडक्शन है, लैक्स में है, टन्स में है और डिफरेंट स्टेट्स में है। और मेरे पास जो फूड ग्रेन्स है वो राइस है, व्हीट है, ज्वार, पल्सेस एंड अदर्स है। क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डाटा बना हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन है विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन टोटल फूड ग्रेन्स, यानी कि सभी फूड ग्रेन्स का टोटल प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2019। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसके फूड ग्रेन्स का जो टोटल है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, विच स्टेट रैंक फर्स्ट, तो रैंक फर्स्ट में कौन सी है जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो ज्यादा प्रोडक्शन की बात अगर हम देखते हैं तो मेरे पास 45, 48, 59, ये तो 41 आ गया, 37 आ गया, 57, 38 आ गया। चलो ये तो राइस की होगी मेरे पास। नेक्स्ट अब मुझे टोटल करना पड़ेगा इनके फूड ग्रेन्स का। ठीक है, तो फूड ग्रेन्स के अगर मैं टोटल की बात करता हूँ तो 7 एंड 8 आ गया, और यहाँ पे 86 एंड 73 है। तमिलनाडु तो हो नहीं सकता क्योंकि उसकी वैल्यूज बहुत स्मॉलर जा रही हैं राइस को छोड़ के। उसके बाद अगर मैं एपी की बात करता हूँ तो एपी में भी राइस को छोड़ के ये वैल्यूज 15, 12, 18 जा रही है। यहाँ पे 83, 73 है, तो एपी भी मुझे नहीं लग रहा। वैसे भी मेरे पास एपी है ऑप्शन में, नहीं एपी ऑप्शन में ही नहीं था। पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, केरला भी ऑप्शन में नहीं है, अदर भी ऑप्शन में नहीं, इनको तो कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ टोटल की बात करता हूँ तो देखो टोटल कितना है, यहाँ पे मेरे पास एक वैल्यू तो गिवन ही नहीं है पंजाब में। यहाँ पे यूपी में राइस ज्यादा है। इन दोनों का अगर मैं टोटल करता हूँ 86 और 73 तो दैट इज मोर देन 150, 159 आ रहा है, लेकिन इन दोनों का टोटल 103 है। इन दोनों के टोटल में डिफरेंस और इन दोनों के टोटल में डिफरेंस 15 का, यहाँ पर डिफरेंस जो है वो मेरे पास 8 का है। तो पंजाब जो है वो यूपी से तो कम है, यूपी की ज्यादा है।
ठीक है, आप टोटल भी कर सकते हो, इधर टोटल कर लो, इधर टोटल कर लो, टोटल कर लो, टोटल करो, जिसका टोटल सबसे ज्यादा दैट इज द आंसर। लेकिन अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, एनालाइज करता हूं, तो मुझे पंजाब की कम लग रही है। अगर मैं यहाँ पे अब बिहार के साथ कंपैरिजन करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास जो है डिफरेंस जो है, ये मेरे पास डिफरेंस जो है वो अप्रॉक्सीमेट 6 का है। यहाँ डिफरेंस जो है वो मोर देन 50 का है। यहाँ पे डिफरेंस जो है वो मेरे पास 9-10 का ही है। तो 50 के डिफरेंस में मुझे यूपी ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे एमपी की बात करता हूँ, यूपी से कंपैरेटिवली, तो ये दोनों वैल्यूज़, ये तीनों वैल्यूज़ इन तीनों वैल्यू से स्मॉलर हैं, तो एमपी भी नहीं हो सकता। तो आई थिंक यूपी इज द आंसर। यूपी इज फर्स्ट इन फूड ग्रेन्स इन 2019 प्रोडक्शन में। बोलो ठीक है, तो आप टोटल करके भी कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ राइस प्रोडक्शन टू व्हीट प्रोडक्शन इन इंडिया इन 2019? ठीक है, मुझे क्या चाहिए, व्हीट की और राइस की प्रोडक्शन की रेशियो चाहिए। ये गलत है बेटा, ये कुछ नहीं है यहाँ पे, ये गलत मिस प्रिंट हो रखा है ये। ठीक है, मेरे पास था आइदर 1 इज द आंसर, 0.8 इज द आंसर, 1.2 इज द आंसर या 2 इज द आंसर। तो रेशो निकालनी है। रेशो के लिए मुझे राइस का टोटल चाहिए और मुझे व्हीट का टोटल चाहिए, क्योंकि किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं की है, होल इंडिया की बात की है, 2019 की बात की है। तो टोटल कर लेते, कितना हो गया, 8 से 15, 8, 23, 37, 31, 40, 48, 8, 5, 3, 5, 9, 13, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31 और 8, 40, 31 और 8, 39। राइस का टोटल 393 आ गया। व्हीट का करते हैं 116, 5 की 22, 32, 32, 1, 4, 14, 8, 331 आ गया मेरे पास टोटल। बोलो ठीक है, 393 एंड 331 एंड व्हाट इज द रेशियो राइस इज टू व्हीट निकालना है, 393 डिवाइडेड बाय 331, ये आ गया। न्यूमरेटर इज ग्रेटर, डिनोमिनेटर इज स्मॉलर, द वैल्यू इज मोर देन 1। अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मेरे पास वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। 1 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि बोथ आर नॉट इक्वल। ए ऑप्शन जो है वो गलत है। न्यूमरेटर सेकंड ऑप्शन 0.8 नहीं हो सकती, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। आंसर इज 1 पॉइंट समथिंग। नाउ ऑप्शन नंबर डी इज 2। मेरी ऑप्शन 2 कब हो सकती है, व्हेन न्यूमरेटर इज डबल ऑफ डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में 331 है, तो न्यूमरेटर में मेरे पास 662 होना चाहिए। तो दैट इज नॉट द वैल्यू ऑफ राइस। तो मेरे पास डी ऑप्शन भी आंसर नहीं है, सी ऑप्शन इज द आंसर। 1.2 इज योर रेशियो। सिंपल, 4 ऑप्शन दी, 3 एलिमिनेट कर दी, 4th वन इज द आंसर। कोई जरूरत नहीं है डिवाइड करके चेक करने की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, पंजाब alone accounted for approximately what percentage of wheat production in India during 2009? मुझे पंजाब में wheat production की wheat की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, wheat की। ठीक है, तो टोटल ऑफ wheat कितना था, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था 331 है। तो पंजाब की कितनी है, 103, परसेंटेज 103 अपॉन 331। What is the 10% ऑफ डिनोमिनेटर, मैंने सिखाया था आपको, दैट इज 33। बोथ साइड अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 3, तो दिस इज 30% एंड दिस इज 99। अगर न्यूमरेटर में 99 होता तो मेरा एग्जैक्टली 30% होता आंसर, एग्जैक्ट 30 होता। अब वो 103 है, यानी कि 99 से 4 ग्रेटर है, तो मेरा आंसर स्लाइटली ग्रेटर देन 30%, अप्रोक्सीमेटली 31 पॉइंट समथिंग। तो 31% इज माय आंसर। तो ऑप्शन में 41 नहीं है, 73 बहुत दूर परसेंटेज है, 50 बहुत दूर है, नियर अबाउट अप्रोक्सीमेट 30% इज द आंसर। सिंपल, या फिर इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास परसेंटेज भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर 10% वाला फंडा किया था तो ये मैंने अपने टॉपिक में आपको समझाया था कि किसी भी नंबर अपॉन नंबर में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। इफ द एवरेज पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ राइस इन इंडिया वाज 30 टन्स, यानी कि 30 टन की जो प्रोडक्शन है वो मेरे पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में हो रही है। ठीक है, इफ द एवरेज पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ राइस इन इंडिया वाज 30 टन्स, देन द अप्रोक्सीमेटली
एरिया अंडर द राइस कल्टीवेशन ड्यूरिंग 2019 वाज, उसके लिए मुझे राइस का टोटल चाहिए। मैंने फर्स्ट उसमें अभी पीछे कैलकुलेट किया था, 393 था आई थिंक, यही था 393 कैलकुलेट किया था टोटल, तो मेरे पास 393 आ गया। 1 टन जो है उसके लिए कितनी मुझे लैंड चाहिए, 1/30, और अगर मेरे पास 393 लाख टन प्रोडक्शन है तो कितना एरिया चाहिए मुझे, 1/30 इंटू 393 लैक्स, क्योंकि मेरे पास जो ये प्रोडक्शन थी दैट इज इन लैक्स टन। तो 393 को 30 से डिवाइड कर दो, ये 0 था, पॉइंट यहां लग गया, 3 से डिवाइड करते हैं, 13.1 लाख अप्रोक्सीमेट एरिया रिक्वायर्ड, 13.1। तो फर्स्ट ऑप्शन 13 लाख हेक्टेयर, 1.5 नहीं हो सकता, 10,000 नहीं हो सकता, 40 lakhs नहीं हो सकता, 13 लाख हेक्टेयर इज द नियर अबाउट आंसर, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। ये डाटा का क्वेश्चन हमारे पास खत्म हो गया। कैलेंडर ऑफ 1992 विल रिपीट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, किसके साथ ये मैच कर रहा है। तो 1992 जो है वो मेरा लीप ईयर है, और मैंने क्या कहा था, लीप ईयर कितने सालों के बाद मैच करता है, 28 ईयर्स के बाद मैच करता है, आफ्टर 28। तो 1992 में 28 ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया मेरे पास ये 2020, बोलो ठीक है। तो 2020 यानी कि एक तो 2 है मेरे पास, 2000 नहीं होगा, 2004 नहीं हुआ, और उसके बाद इसमें अगेन 28 ऐड कर लेते हैं, तो 2048 के साथ मैच कर रहा है दिस वन, 2028 के साथ मैच नहीं कर रहा, 76 के साथ कर रहा है, 28 और मैच कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 16 4 76, यस 2076 के साथ मैच कर रहा है। 2 5 and 6 ओनली, सी ऑप्शन इज द आंसर। बोलो ठीक है, कौन कौन से कैलेंडर के साथ मैच कर रहा है ये, 2020, 2048 एंड 2076, दैट इज सी। कौन सी ऑप्शन आंसर थी ये, सी ऑप्शन इज द आंसर, 2 5 and 6। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ए क्लॉक स्ट्राइक 4 टेकिंग 9 सेकेंड इन ऑर्डर टू स्ट्राइक 12 एट द सेम रेट, द टाइम टेकन इज, तो मुझे कितना टाइम लगेगा स्ट्राइक। अब इस क्वेश्चन में स्ट्राइक का क्या मतलब है, जैसे कि हमारे पास एक मान लो क्लॉक है, कुछ इस वे में क्लॉक है हमारे पास, ये यहाँ पे एक पेंडुलम है, दिस वन। जिस टाइम पे मेरे पास 4 o'clock होते हैं, एक क्लॉक स्ट्राइक 4 in 9 सेकेंड, 4 o'clock होते हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास पहले इस साइड जाएगा, देन आवाज आती है मेरे पास वहां पे स्ट्राइक करने की, जो भी आवाज होगी टन, ठीक है, देन यानी कि पहले वो इस साइड को मूव किया, लेकिन जब वो यहां से ये वाला डिस्टेंस उसने कवर किया तो मेरे को कोई भी वॉल्यूम नहीं सुनाई दी, मुझे पहली वॉल्यूम तभी सुनाई देगी जब वो इस साइड पे जाके स्ट्राइक करेगा। देन उसके बाद यहां पे जाने के बाद मेरा पेंडुलम इस साइड पे जाके यहां स्ट्राइक करता है, ये फर्स्ट जब मुझे वॉल्यूम सुनाई दी, यहाँ पे सेकेंड टाइम जब मुझे वॉल्यूम सुनाई दी, उसके बाद यहाँ के बाद वो यहाँ जाएगा, थर्ड टाइम मुझे वॉल्यूम सुनाई देगा, फिर उसके बाद वो इस साइड आएगा, फोर्थ टाइम यहाँ पे हमें वॉल्यूम सुनाई देगी, फोर्थ टाइम। ये मेरे पास फर्स्ट टाइम था, देन सेकेंड टाइम, देन थर्ड टाइम, देन फोर्थ टाइम, दैट्स इट। उसके बाद मुझे कोई भी वॉल्यूम सुनाई नहीं देगी, क्योंकि 4 o'clock पे 4 टाइम स्ट्राइक करेगा वो। तो 4 टाइम जब स्ट्राइक किया तो फर्स्ट एंड फोर्थ वॉल्यूम के बीच में फर्स्ट जो मुझे वॉल्यूम सुनाई दिया और जो फोर्थ वन मुझे वॉल्यूम सुनाई दिया, उसके बीच में कितना गैप था मेरे पास, ये 1 टाइम डिस्टेंस कवर किया उसने, सेकेंड टाइम ये पूरा कंप्लीट डिस्टेंस किया कवर, देन थर्ड टाइम डिस्टेंस कवर किया। यानी कि जब 4 टाइम स्ट्राइक करता है तो मेरे पास 1 2 3 उनके बीच में 3 टाइम्स डिस्टेंस है मेरे पास। तो ये 3 टाइम डिस्टेंस कवर करने के लिए हमारी इस पेंडुलम, हमारी जो ये क्लॉक थी जो स्ट्राइक कर रहा है, उसने कितना टाइम कंसीडर किया, कितना टाइम लिया उसने, 9 सेकेंड। ये 3 टाइम मूवमेंट उसकी 9 सेकेंड के बिटवीन हुई है। तो 1 टाइम के लिए 9/3, और जिस टाइम पे 12 o'clock होंगे, ये लिखा है ना, एट द सेम रेट, इन ऑर्डर टू स्ट्राइक 12 एट द सेम रेट,
12 एट द सेम रेट। तो जब 12 के बीच में मूवमेंट होगी, फर्स्ट और 12th के बीच में, तो मूवमेंट मेरे पास 11 टाइम्स होगी बीच में, ठीक है। फर्स्ट और 12th टाइम जब वो स्ट्राइक करेगा, बीच में उसकी जो कंप्लीट मूवमेंट है वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर, वो 11 टाइम्स होगी। तो 3 टाइम्स जो है वो 9 सेकंड में, 1 टाइम 9/3, और 11 टाइम्स वो कितनी देर में कवर करेगा डिस्टेंस, तो दैट इज 3 × 11, दैट इज इक्वल टू 33 सेकेंड। हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्शन है कुछ। Read the following information and answer the questions based on them. कहता 4 person STUV are playing a game such that the loser double the money of each of the other players from their share. They played 4 games and each person lost 1 game in alphabetically order. यानी कि सबसे पहले S लूज करेगा, then T, then U, then V. At the end of the 4th game, each person had 32 rupees. हर पर्सन के बाद 32 रुपीज होंगे। तो ठीक है, ये S है, ये T, ये U, ये V, बोलो ठीक है। ये मेरे पास एट द एंड जब मेरे पास 4 गेम्स खत्म हो जाएंगी तो सबके पास 32 एंड 32 रुपीज होंगे। सबसे लास्ट में कौन जो था वो लूज किया था, दैट इज वी लूज किया था सबसे लास्ट में, ठीक है। तो उस वी ने सबकी मनी डबल कर दी होगी, यानी कि जब उसके पास हमारे पास 4th राउंड की बारी होगी तो उस टाइम पे एस के पास 16 रुपीज होंगे, और 16 का डबल 32, यानी कि जो ये 16 रुपीज हैं ये वी ने अपने शेयर में से डबल कर दिए, तो 16 + 16 32 हो गए। तो टी के पास भी 16 रुपीज होंगे और यू के पास भी 16 होंगे, तो 16 + 16 + 16 48। तो वी के पास कितने रुपीज होंगे, 32 + 48 कितने हो गए, 32 + 48 हमारे पास कितने हो गए, 4 3 7 80 रुपीज, यानी कि वी के पास 80 रुपीज थे। 80 रुपीज में से उसने एस के मनी डबल कर दी, 16 + 16 32, 16 ऑलरेडी उसके पास थी, 16 और इसमें ऐड कर दी 32, इसने भी अपने इसको 16 रुपीज दे दिए तो इसके भी 32 हो गए, और उसके पास रिमेनिंग कितने रह गए, 32 रुपीज रह गए। सबकी मनी जो है वो इक्वल 32 रुपीज हो गए, ठीक है। अब इससे पहले वाले राउंड में अब लूजर कौन था इसमें, लूजर जो था वो यू था। यू ने सबकी मनी डबल कर दी, यानी कि यहां पे वी के पास 40 रुपीज होंगे, 40 का डबल होके 80 बन गए उसके पास। इसके पास 8 रुपीज होंगे और इसके पास भी 8 रुपीज होंगे, 8 का डबल 16 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया। तो इसके पास कितनी मनी होगी, 8 + 8 16, 16 + 40 is 56 एंड 56 + 16 is कितने हो गए मेरे पास, 72। यानी कि हमारे पास यू की जो यहां मनी थी वो 72 रुपीज थी। इसने 72 में से हर एक का शेयर डबल कर दिया, तो इसके शेयर में से 40 माइनस हो गए, 8 माइनस हो गए, 8 माइनस हो गए, तो इसके पास जो थे वो रिमेनिंग 16 रुपीज रह गए। अब इससे पहले वाले राउंड में क्या हुआ होगा, इससे पहले वाले राउंड में अब टी लूजर था, टी ने सबकी मनी डबल की है, तो सबकी मनी डबल की है, यानी कि यहाँ पे वी के पास 20 रुपीज होंगे, इसके पास 36 रुपीज होंगे और इसके पास यहाँ 4 रुपीज होंगे। तो हमारे पास जो थे वो टी का शेयर कितना होगा, 36 + 4 is 40, 40 + 20 is 60। तो 60 रुपीज तो उसने बाकी रिमेनिंग कैंडिडेट जो भी थे हमारे पास उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और 8 उसके पास ऑलरेडी रिमेनिंग रह गए, तो इसके पास यहाँ पे टोटल 68 रुपीज होंगे। बोला ठीक है। अब सबसे पहला राउंड जो था उसमें एस जो था वो लूजर था, तो यहाँ पे इसके पास 10 रुपीज थे, उसके डबल करके 20 हो गए, यहाँ पे 18 थे डबल करके 36 हो गए, यहाँ पे 34 थे डबल करके 68 हो गए। तो इसके पास कितने मनी इसने अपनी डिस्ट्रीब्यूट की है, दैट इज 34 + 18 52, 52 + 10 62, 62 + 4 is 66। ये मेरे पास 66 आ गया। 6 3 4 5, ठीक है, बोलो ठीक है। तो मेरे पास जो थे ये मेरे पास जो है पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो ब्रेक हो गया। स्टार्टिंग में एस के पास 66 रुपीज थे, टी के पास 34 थे, यू के पास 18 थे और वी के पास
10 थे। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो था, हाउ मेनी रुपीज डिड एस स्टार्ट विद, एस कितने रुपीज के साथ गेम स्टार्ट की थी, एस ने 66 के साथ की थी, दैट इज सी ऑप्शन, 66 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड विद द लोएस्ट अमाउंट, लोएस्ट अमाउंट के साथ किसने स्टार्ट किया था, 66, 34, 18 एंड 10, दैट इज द लोएस्ट, वी स्टार्ट विद द लोएस्ट अमाउंट, तो दैट इज योर डी ऑप्शन, वी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्ट विद द हाईएस्ट अमाउंट, हाईएस्ट अमाउंट किसका था सबसे पहले राउंड में, 66, 34, 18 एंड 10, 66 इज द हाईएस्ट, एस का सबसे हाईएस्ट अमाउंट था, तो who start with the lowest, who start with the highest, that is the S start with the highest amount. Next question है, what was the amount with you at the end of the second round, तो at the end of the second round, this is the at the end of the first round, यहाँ पे first round एंड हो गया, दिस इज एट द एंड ऑफ द सेकेंड राउंड, तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड राउंड हमारे पास जो था वो उसका कितना शेयर था हमारे पास यू का, दैट इज 72 रुपीज, तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड राउंड हमारे पास यू का शेयर कितना था, 72, बी ऑप्शन इज द आंसर। बोला ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट है मेरे पास डायरेक्शन, नेक्स्ट टू क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग diagram and answer the question that follows. Question number 35, how many triangles are there in the above figure? Question number 36, how many squares are there in the above figure? तो मुझे यहाँ पे number of triangles and number of squares calculate करने हैं। चलो सबसे पहले number of triangles calculate करते हैं। number of triangles, तो number of triangles के लिए सबसे पहले मैं सिंगल सबसे smallest triangles काउंट करता हूँ, इस लाइन के साथ कंसिडर करते हैं। सबसे पहले इस लाइन के साथ ये फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, थर्ड ट्रायंगल, इस साइड को उस साइड को कितनी हो जाएंगी, 1 2 3 6 होगी। इस लाइन के साथ कंसीडर करते हैं 7 8 9, ये 10 11 12, तो स्मॉलर मेरे पास कितनी होगी, 12 होगी। कितनी होगी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यस स्मॉलर वन ट्रायंगल जब मैंने काउंट की तो 12 ट्रायंगल मेरे पास आ गए। अब 2 ट्रायंगल्स कंसीडर करते हैं, यानी कि बिगर ट्रायंगल पे आ जाते हैं। ये वाले ट्रायंगल, दिस वन 1 और दिस वन 2, यानी कि इस लाइन के इस साइड 2 है, उस साइड भी 2 होंगी। देखो दिस वन इज 3 एंड दिस वन इज 4, तो इस लाइन के 2 इस साइड है, 2 इस साइड है, 4 होगी, दूसरी लाइन पे भी 4 हो जाएंगी, दैट इज दिस वन 6, दिस वन 7 और इस साइड को ये 8 होगी और ये वाली 9 होगी। तो 2 की अगर मैंने कंसीडर की तो मेरे पास नहीं 4 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 8 होगी, सॉरी 8 हो जाएंगी। 2 वाली मेरे पास 8 हो जाएगी। अगर मैं 3 वाली कंसीडर करता हूँ, 3 वाली कौन सी हो जाएंगी, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 3 वाली काउंट कर लेते हैं। 3 वाली इस लाइन की साइड ये एक 1, इस लाइन की उस साइड काउंट करते हैं 3 वाली, मेरे पास हो जाएगी ये सेकंड 2, इस लाइन की कंसीडर करते हैं 1 2 3, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, 4 होगी मेरे पास, 3 वाली मेरे पास 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या थी, अब हमारे पास है दोनों लाइंस को एक साथ कंसीडर करते हैं। तो जब हम दोनों लाइन को एक साथ कंसीडर करते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल ये बन रही है, देखो 1 ट्रायंगल, ठीक है। और इस साइड को ये सेकंड ट्रायंगल बन गई मेरे पास, ये सेकंड वन, इस साइड को ये थर्ड वन होगी मेरे पास, और इस साइड को दिस वन इज फोर्थ वन और दिस वन इज फिफ्थ वन, ये 5 ट्रायंगल्स मेरे पास इस साइड को होगी। जब मैंने दोनों लाइंस एक साइड कंबाइन करके कैलकुलेट की तो 5 होगी। टोटल कितनी होगी मेरे पास, 12 20 24 और 5 29 ट्रायंगल्स आर देयर। तो मेरे पास क्या क्वेश्चन में ऑप्शंस थी, 24 26 28 एंड 29, यस 29 इज द आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ऑप्शन में 29 ही गिवन थी, तो 29 ही मेरी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्या था क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द अबव फिगर। स्क्वायर्स कैलकुलेट करने हैं, तो स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट होने हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट करने के लिए ध्यान देना बेटा कि हमारे पास सबसे पहले हम
स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस साइड को 4 है, ऊपर वाली साइड को कितने हैं? 1 2 एंड 3, तो 4 into 3 जो सिंगल सिंगल वाले होंगे। अब 2 2 वाले कंसीडर करने हैं तो वो कैसे कैलकुलेट होते हैं? देखो बेटा, यहीं से ही मैं क्या करूंगा कि 4 में से 1 माइनस कर लो, 3 हो गया, 3 में से 1 माइनस कर लो, 2 हो गया, 3 into 2 वाले हो जाएंगे। उसके बाद 3 में से 1 माइनस किया, 2 हो गया, 2 में से 1 माइनस किया, 1 हो गया, 2 into 1 वाले हो जाएंगे। ठीक है, कैसे यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मैं 2 2 वाले कंसीडर करता हूँ तो देखो ये 1 हो गया, ये दिस वन, ये सबसे पहले ये 1 2 3, इस साइड को 3 हो गए, ऊपर वाली साइड को कितने हो जाएंगे? ये 1 और ये 2, इधर को 3 इधर को 2, टोटल मेरे पास 6 हो जाएंगे ये। फिर अगर 3 3 वाले कंसीडर करेंगे वो मेरे पास 2 into 1 यानी कि 2 हो जाएंगे, और सिंगल सिंगल वाले मेरे पास 12 हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए? 12 6 18 और 2 20, यानी कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। व्हाट इज द आंसर? बी ऑप्शन इज द आंसर। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट डायरेक्शन है। In the next two questions, statement 1 and 2 are given followed by two conclusions. You have to consider the statement to be true even if they seem to be at variance from the common known facts. You have to decide which of the given conclusion, if any, follows from the given statements. ठीक है, सबसे पहले मेरे पास आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में मुझे पहली स्टेटमेंट दे रखी है ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, और सेकंड स्टेटमेंट है सम ट्रीज आर हेन्स। उसके बाद मुझे 3 कंक्लूजन दे रखे हैं। कंक्लूजन 1 सम बर्ड्स आर हेन्स, सम हेन्स आर ट्रीज, देन मुझे A B C D 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलो इसको हम वेन डायग्राम की फॉर्म में करते हैं। ऑल बर्ड्स आर ट्रीज, ऑल बर्ड्स, ये बर्ड्स लेट कर लेते हैं और ये ट्रीज ले लेते हैं। ऑल बर्ड्स आर ट्री, तो बर्ड का जो डायग्राम है वो दैट इज पूरा का पूरा जो है वो सेकेंड डायग्राम के अंदर मर्ज कर गया, क्योंकि ऑल बर्ड्स आर ट्रीज। उसके बाद मुझे क्या दे रखा था? सम ट्रीज आर हेन्स। अब यहां पे मेरे पास एक एजम्पशन है, मैं कहता हूं सम ट्रीज आर हेन्स, तो ये हेन्स हो गए। दिस इज माई फर्स्ट डायग्राम। लेकिन यहां पे एक डायग्राम और बन सकता है मेरे पास। कौन सा डायग्राम? कि अगर मैं कहता हूं कि ये बर्ड्स हैं, ये ट्रीज हैं, तो ये भी तो हेन्स हो सकती है। हेन्स, ये कि बर्ड और हेन्स में भी तो कॉमन हो सकता है। ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये मेरे पास ट्री और हेन्स में कॉमन है, तो दैट कॉमन पोर्शन यहां से भी तो पास कर सकता है। एक डायग्राम और बन सकती है मेरे पास यहां पे कि ये बर्ड्स हो गए, ये ट्रीज हैं और ये हेन्स हैं, ये हेन्स हैं। बट इन दिस डायग्राम मेरे पास एक एजम्पशन आ गई कि ऑल बर्ड्स आर हेन्स। ठीक है, तो यहां पे मैं इस डायग्राम को कंसीडर क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मैं सम वाली डायग्राम, सम वाला पोर्शन कंसीडर कर सकता हूं, एज्यूम कर सकता हूं। ऑल वाला अपनी तरफ से कभी नहीं करूंगा जब तक एग्जामिनर नहीं कह रहा। जब भी मुझे सिलोजिज्म्स में कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे तो मैंने बर्ड्स और हेन्स के कॉमन लिए ही नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा ही नहीं था। लेकिन मैंने बर्ड्स और हेन्स का अपनी तरफ से एजम्पशन ले ली, बट सम पार्ट ऑफ बर्ड्स। यहां पे ऑल बर्ड्स आर हेन्स, मैं ऑल वाली कंसीडर अपनी तरफ से कभी नहीं करूंगा। ये ध्यान रखना है आपने जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। मेरे पास सिर्फ 2 टाइप के डायग्राम्स रहेंगे। इस डायग्राम के लिए पहला और दूसरा कंक्लूजन, इस डायग्राम के लिए पहला कंक्लूजन एंड दूसरा कंक्लूजन। ये तो इग्नोर कर दिया, ये नहीं करना मुझे। पहला कंक्लूजन क्या था? सम बर्ड्स आर हेन्स, सम बर्ड्स आर हेन्स। नो, यहां पे सम बर्ड्स आर हेन्स, यस। क्या स्टेटमेंट 1 जो ये कंक्लूजन 1 जो ये कंक्लूजन 1 है मेरे पास, क्या वो दोनों डायग्राम के लिए ट्रू है? नो, वो दोनों के लिए ट्रू नहीं है। पहली डायग्राम के लिए फॉल्स है, सेकंड डायग्राम के लिए ट्रू है। इट मीन फर्स्ट कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं कर रहा। फर्स्ट कंक्लूजन तभी फॉलो करेगा अगर वो दोनों डायग्राम्स में फॉलो करता, दोनों डायग्राम के लिए ट्रू होता। अब सेकंड कंक्लूजन क्या था?
सम हेन्स आर ट्रीज, देखो यहां पे सम हेन्स आर ट्रीज, ये ट्रीज है, ये हेन्स है, यस सम हेन्स आर ट्रीज, यहां पे सम हेन्स आर ट्रीज, यस यहां पे भी ट्रू, यहां पे भी ट्रू, यानी कि सेकंड कंक्लूजन जो है वो दोनों डायग्राम को फॉलो कर रहा है। इट मीन कंक्लूजन 2 फॉलोज ओनली, मेरे पास जो सेकंड कंक्लूजन है सिर्फ वही फॉलो कर रहा है। तो व्हाट इज योर आंसर? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, नो। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, यस सी ऑप्शन इज द आंसर। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। स्टेटमेंट सम रूम्स आर स्टोन्स, ठीक है, ये रूम्स है, सम रूम्स आर स्टोन्स, ये स्टोन हो गया। ऑल स्टोन्स आर रेडियोस, ऑल स्टोन्स आर रेडियोस, ये रूम्स है और ये रेडियोस है, आर ए। तो ऑल स्टोन्स आर रेडियोस, ये डायग्राम बन गए। यहाँ पे एक और डायग्राम आप बना सकते थे कि सर ये रूम है, ये स्टोन है, अगर मैं ये वो बना दूं, रेडियोस बना दूं, तो यहाँ पे एक एजम्पशन आ गई ना कि ऑल रूम्स आर रेडियोस, ऑल रूम्स, बट दैट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर सकता था क्योंकि ऑल वाली डायग्राम हम अपनी तरफ से कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। तो मेरे पास सिर्फ एक ही डायग्राम बन रही है इन दिस क्वेश्चन। व्हाट इज माय कंक्लूजन नंबर 1? कंक्लूजन नंबर 1 है सम रूम्स आर रेडियोस, सम रूम्स आर रेडियोस, यस ये वाले रूम्स जो हैं वो रेडियोस है, ये वाले रूम्स जो हैं वो रेडियोस है। फर्स्ट फॉलोज सम स्टोन्स आर रेडियोस, सम स्टोन्स आर रेडियोस। मेरे पास क्या था, जब ऑल स्टोन्स आर रेडियोस हैं तो ऑब्वियस सम स्टोन्स आर सम स्टोन्स आर रूम्स, यस दिस पोर्शन सम स्टोन्स आर रूम्स, ये भी मेरे पास फॉलो कर रही है। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज, अगेन सी ऑप्शन इज योर आंसर। दोनों कंक्लूजन मेरे पास इस डायग्राम को फॉलो कर रहे हैं, सी ऑप्शन इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। Rahul steal a car at 2:30 p.m. and drive it at a speed of 60 km/h. The theft is discovered at 3 p.m. यानी कि 2:30 बजे उसने चोरी की, 3 बजे पता लग गया चोरी का कितना है, यानी कि हाफ एन आवर 30 मिनट्स, आधा घंटे बाद हमें चोरी का पता लगा। ओनर सेट ऑफ इन अनदर कार एंड फॉलो राहुल एट स्पीड ऑफ 75 km/h. ओनर एक दूसरी गाड़ी में बैठ के राहुल का पीछा करने लग गया। अब चोरी की उसने 2:30 बजे, पता लगा हमें 3 बजे, आधे घंटे बाद, यानी कि आधे घंटे, टाइम इज हाफ एन आवर। What is the speed of Rahul? The speed of Rahul is 60 km/h. What is the distance? Distance is equal to time into speed is equal to 30 km. यानी कि जिस टाइम पे ओनर ने भागना शुरू किया, उसको चेज करना शुरू किया, at that time राहुल is 30 km far away. ठीक है, अब जो ओनर है उसने ये 30 किलोमीटर कवर करनी है with relative speed. What is the relative speed? Both Rahul and owner move in the same direction. जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्पीड्स माइनस हो जाती हैं। 75 - 60 इज इक्वल टू 15 km/h। ये मेरी रिलेटिव स्पीड है, ये मेरा डिस्टेंस है। व्हाट इज द टाइम, कितनी देर में वो उसको पकड़ लेगा? तो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू 2 hours। जो ओनर है वो राहुल को 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। ओनर 3 बजे भागना शुरू करता है, 3 बजे उसके पीछे भागना शुरू करता है। 3 + 2 5 PM पे ओनर जो है वो चोर को, राहुल को पकड़ लेगा। बोलो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40। अ सर्कुलर ट्रैक हैज रेडियस इक्वल टू 7 meter. 2 boys B and L start simultaneously to run along the track from a point A. ठीक है, B run in clockwise direction while L run in anti-clockwise direction. If by the time the two meet for the 5th time, B had run 140 meter, then what is the ratio of speed of B and L? मुझे दोनों की स्पीड की रेशियो कैलकुलेट करिए। चलो ठीक है, ये मेरे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ये पॉइंट A है और B इस साइड को भागना शुरू करता है और L जो है वो इस साइड को भागना शुरू करता है। मान लो वो फर्स्ट टाइम इस पॉइंट पे मीट कर जाते हैं। जब वो फर्स्ट टाइम मीट करेंगे तो B ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा और L ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। दैट इज
द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, वन सर्कल कंप्लीट हो जाएगा जब वो फर्स्ट टाइम मीट करेंगे। जब वो सेकेंड टाइम मीट करेंगे, अब L इस साइड को भागना शुरू करेगा, मान लो यहां पे मीट कर जाते हैं, और B इस साइड को भागना शुरू करेगा और वो यहां मीट कर जाते हैं सेकेंड टाइम, देन अगेन वन कंप्लीट सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री, दैट इज 2 पाई r, रेडियस इज 7, 7 से 7 कट हो गया, दैट इज 22 इंटू 2 इज इक्वल टू 44 मीटर। द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री इज 44 मीटर। तो जब वो फिफ्थ टाइम मीट करेंगे तो फिफ्थ टाइम तक उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल डिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू फिफ्थ टाइम तक का जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज 44 इंटू 5, 5 4 का 20, 0 2 22 टू 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके होंगे दोनों मिला के। दोनों का कंबाइंड टोटल डिस्टेंस इज 220 मीटर। आउट ऑफ दीज 220 मीटर हमें दे रखा था यहाँ पे कि जो 140 मीटर है, बाय द टाइम टू मीट फिफ्थ टाइम B हैड कवर 140 मीटर। तो B का डिस्टेंस कितना हो गया 140। L का कितना हो जाएगा 220 में से 140 माइनस कर लो, मेरे पास रह जाएगा 80 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय B, दिस इज द डिस्टेंस कवर बाय L। अब जब वो दोनों एक साथ भागना शुरू कर रहे हैं साइमल्टेनियस, और दोनों कोई भी नहीं रुक रहे, कॉन्टिन्यूसली भागी जा रहे हैं, तो फिफ्थ राउंड तक जब वो फिफ्थ टाइम मीट करेंगे, तो फर्स्ट जब उन्होंने भागना शुरू किया और जब वो फिफ्थ टाइम मीट कर रहे हैं, वहां तक का जो टाइम होगा, सेम टाइम जो है टेकन बाय B एंड द सेम टाइम टेकन बाय L। इट मीन इन दिस क्वेश्चन द टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है, दोनों ने सेम टाइम लिया। B ने फिफ्थ टाइम मीट करने तक 140 मीटर कवर कर लिए और L ने फिफ्थ टाइम मीट करने तक 80 मीटर कवर कर लिए। टाइम इज कांस्टेंट। इफ टाइम इज कांस्टेंट देन डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद देयर स्पीड्स। जो डिस्टेंस की रेशियो होगी दैट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो डिस्टेंस की स्पीड की रेशियो क्या थी, डिस्टेंस की रेशियो थी 140 रेशियो 80, 0 से 0 कट गया, 2 7 का 2 4 का, तो मेरे पास जो रेशियो है दैट इज 7:4 डिस्टेंस कवर की। सेम इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों की रेशियो सेम है, 7:4, दैट इज डी ऑप्शन, 7:4 इज द आंसर। बोलो ठीक है। तो ये हमारे पास थे जो आज का टेस्ट था। ठीक है, आप सभी ने आंसर्स मैच कर लिए होंगे। आई होप सबके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक हुए होंगे। तो अपने अपने स्कोर जो है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही बहुत है, और नेक्स्ट टाइम जब भी टेस्ट होगा, ऑल द बेस्ट फॉर दैट एग्जाम।